हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज हम लोग बैकलॉग का जो संडे को एग्जाम होने वाला है इसको ध्यान में रख करके आज नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स का मैराथन क्लास लेकर के आपके समक्ष हम आए हुए हैं। तो इसको बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास को अच्छी तरह से अगर आप देख लेंगे तो जो 15 क्वेश्चंस आपके जेपीएससी प्रीलिम्स में जो बैकलॉग के पूछे जाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल जो करेंट अफेयर्स है, ये आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। क्लियर? क्योंकि हमारा आप देखिएगा जो झारखंड मंथन के रूप में जो हमारी बुक आई थी मार्केट में मैगजीन, उससे 14 जेपीएससी प्रीलिम्स में जो 19 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था उसमें 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट उससे लड़े हुए थे। ठीक है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को ध्यान में रख करके, चूंकि संडे को आपकी बैकलॉग एग्जाम होने वाली है, तो अच्छे से इसको इस मैराथन क्लास को आप अच्छे से कर लीजिएगा, पूरे की पूरी क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपका करंट अफेयर्स कहीं से ना छूटे। और ये हमारा पूरा एक साल का करंट अफेयर्स को हमने इसको इंक्लूड किया है। हमारी लाइव गुरुकुल की टीम है ना, चौहान सर स्पेशली, और सबने मिलकर के इस पूरी मैगजीन को जो तैयार किया था और पूरे करंट अफेयर्स को, सबकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और पूरे एक साल का करंट अफेयर्स को लेकर के हम मैराथन के रूप में आए हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ये आपका इंडेक्स है, जो कि हम लोग आज बात करेंगे इन सारे चीजों पे। हमारा यूनियन बजट यानी जो राष्ट्रीय बजट है हमारा भारत का, संघ की जो बजट 2026-27, इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे की हम लोग बात करेंगे। आफ्टर दैट बहुत सारे न्यूज में जो स्कीम्स चर्चे में रहते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। वन रिपोर्ट 2023 का जो रिपोर्ट है हमारा 18वीं रिपोर्ट है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर? कौन किया सैन्य अभ्यास, ऑपरेशन मिसाइलें, विश्व संगठन शिखर सम्मेलन, ये सब हमारा इंडेक्स है जिन पर हम लोग बात करेंगे। और पूरे एक साल में जो न्यूज में रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जेपीएससी बैकलॉग में। क्लियर? इसके अलावा दिन, तिथियां, थीम, सूचकांक, अलग अलग जो इंडेक्स हैं, रिपोर्ट्स, रैंकिंग, इसके अलावा जो गेम्स अलग अलग हुए उनसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और अवार्ड्स की बात करेंगे, समाचारों में स्थान, व्यक्ति, पुस्तकें, लेखक, एप्स, पोर्टल्स और अलग अलग विविध समसामयिकी यानी मिसलेनियस, इन सारे जो इंडेक्स हैं करंट अफेयर्स के पूरे एक साल के, उस पर हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे आज हम लोग एक एक करके। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केंद्रीय बजट 2026-27। ठीक है, यानी भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में शामिल किया जाता है। एक तरह से 112 आर्टिकल आप पढ़े होंगे, जहां पे भारत में क्या होता है, बजट, हालांकि बजट का डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है, वहां पे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी आने वाली जो हमारी फिनेंशियल ईयर है, आने वाली फिनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेकर के और अगले साल 31 मार्च के बीच का जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग वित्तीय वर्ष के रूप में समझते हैं, जानते हैं। तो वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट पेश किया गया है, इसके संबंधित क्या क्या फैक्चुअल बातें हैं वो आपको समझना चाहिए। क्या? ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जो है एक अपना उनका इंडिविजुअल नवा केंद्रीय बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये आप समझ लीजिए फैक्ट। दूसरी बात, इसमें अब देखिए अलग अलग तरह की चीजें हैं। क्या क्या? एक तो पूंजीगत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो, उस पर क्या किया गया है, पूरे जीडीपी का 4.4%, 12.2 लाख करोड़। और राजकोषीय घाटा कितना लक्ष्य रखा गया है, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो रखा गया है, टोटल जो जीडीपी है उसका 4.3%। ध्यान रखिएगा, ये डेटा जरूर आप याद रखिएगा, कई बार पूछ दिया जाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, मान लो अगर टोटल 100 रुपए हमारा इनकम आ रहा है, रिसिप्ट आ रहा है, ठीक है, और उनमें खर्चा हमें है 125 रुपए, तो 25 रुपए क्या हो जाएगा एज ए, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट के रूप में आएगा, राजकोषीय घाटा के रूप में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद आप देखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डेवलप इंडिया, खासकर जो विकसित भारत 2047 का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का, जिसमें कि पूरे भारत ने ऐसा टारगेट रखा है कि 30 ट्रिलियन डॉलर यानी 30 अरब डॉलर हमारा इकोनॉमी होना चाहिए, जीडीपी हमारा। ठीक है,
इसके रूप में हम 2047 तक हम अपना लक्ष्य है ये हम बनाएंगे। इसके अलावे भारत सरकार का ये भी टारगेट है कि हम भारत को 2047 में जब 100वीं वर्षगांठ हम आजादी के मनाएंगे तो उस समय हमारा जो भारत हो वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में हो, एक डेवलप कंट्री के रूप में विश्व के पटल पे सामने आए। ये भी हमारा देश का एक लक्ष्य है, ठीक है, सरकार की। इसके अलावा आप देखिएगा इसमें विकसित भारत में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। यूथ पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया का जितना जो अलग अलग देशों की जो जनसंख्या है, जिनमें भारत की जो जनसंख्या है, और भारत की जनसंख्या में भी 35% अराउंड देखिएगा कि भारत की जो जनसंख्या वो यूथ है, यानी युवा है। यानी युवा शक्ति को अगर हम स्किल्ड करें, उनको कौशल विकास के माध्यम से जोड़ें, उनको हेल्थ से जोड़ें, उनको बेसिक ट्रेनिंग से जोड़ें, उनको एजुकेशन से जोड़ें, तो हम जो है पूरी दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स को जो हमारे पास अभी लायबिलिटी के रूप में है, वो एसेट बन सकता है। एसेट बोले तो परिसंपत्ति बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चूंकि भारत एक क्या है, युवा देश के रूप में है, ये आप समझ गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा अब यहां पर थोड़ा सा और मैं बताता हूं बेसिक बातें। बजट क्या, व्हाट इज बजट? तो बजट कुछ नहीं है बल्कि पूरे एक साल के आने वाले वर्ष का एक आय व्यय का लेखा जोखा होता है। एक लाइन में आपको मैं समझा दूं, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। क्लियर? अभी बहुत सारी चीजें हैं। अगर संविधान की बात करें तो यहां पर आप देखिएगा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है, और प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से फिनेंशियल अगर हम लोग बात करें ईयर की तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक स्टार्ट होता है, ये आप समझते होंगे। बजट जो होता है उसमें कुछ नहीं बल्कि इनकम का और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा आय व्यय का यही होता है। और ध्यान रखिएगा ये इसका जो ओरिजिन है, जो बजट का जो ओरिजिन टर्म है, वो एक्चुअली ये फ्रांस का एक वर्ड है बुजेट, है ना, और इसी से वर्ड टर्म आया था। ध्यान रखिएगा, है ना, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे वहां पे बजट बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं स्टैटिक भी चर्चा कर दे रहा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये बुजेट सबसे आया, जो कि इसका स्मॉल लेदर एक चमड़े का थैला इसका मीनिंग होता था, पार्लियामेंट में प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है, जानते हैं, ठीक है। बजट कुछ नहीं है, आगामी जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, आने वाला वित्तीय वर्ष का मतलब आने वाला 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल के बीच वाला जो दौर है, पीरियड है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। उनके लिए आय और व्यय का वार्षिक योजना के रूप में ही बजट को हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, तैयार क्या किया गया है, तैयार किसके द्वारा किया जाता है, तो आप देखिएगा तैयार किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। प्रस्तुत श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, पहले लोकसभा में और इस संसद में, ठीक है। 1 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है, बस ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष इस पर प्रस्तुत किया जाता है, इसको रखा जाता है। संसद में इसमें क्या होती है, एक तरह से चर्चा भी होती है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं बताऊं, एक वर्ड है विनियोग विधेयक, जिसको एप्रोप्रिएट बिल कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में विनियोग विधेयक का मीनिंग क्या है एक्चुअली, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है, और 1 फरवरी को एक तरह से प्रस्तुत किया गया, और मान लो अगर 1 अप्रैल तक पार्लियामेंट से अनुमोदन नहीं मिला, उस परिस्थिति में 1 अप्रैल के बाद मान लो मई में मिला, तो 1 साल कैसे चलेगी सरकार का कार्यकलाप, है ना। प्रशासनिक खर्च जो भी हैं उनके लिए सरकार क्या करती है, एज ए एप्रोप्रिएट बिल के रूप में प्रस्तुत करती है, और उसको पास करा के उससे एडवांस के रूप में पैसा ले लेती है, पार्लियामेंट से अनुमोदन करा के। आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, उस पैसे से वो चलाते हैं जब तक कि उस वित्त बजट पे फाइनली पार्लियामेंट का अनुमोदन नहीं हो गया है। दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट बिल, जिसे विधेयक कहते हैं, विनियोग विधेयक। इसके बाद एज ए विधेयक के रूप में भी उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, बजट प्रभावी हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ फैक्चुअल बातें जो आप जानते हैं। अब देखिए इस बजट में आप देखोगे 3 ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट किया गया है भारत का जो बजट में, जिसमें आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई है, यानी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने की बात करी गई है। दूसरा, लोगों को सशक्त बनाना है, आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमता निर्माण को बढ़ाने की बात है। और तीसरा है समावेशी विकास। ये 3 ड्यूटीज
की बात करी गई। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं उसको, समावेशी विकास, ठीक है। एक और वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है। आप पढ़े होंगे 11th जो 5 ईयर प्लान था जहां पे इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया था। आप जब पढ़ोगे इकोनॉमिक्स तो वहां पे डिटेल्स में पढ़ोगे इसके बारे में। क्लियर? चलिए, अब यहां पर 6 प्रमुख जो अलग अलग एरियाज हैं जहां पे हस्तक्षेप करने की बात है। एक तो रणनीतिक विनिर्माण, एक है औद्योगिक आधुनिकीकरण करने की बात है, एमएसएमई का समर्थन, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल माइक्रो है ना, स्मॉल हो गया, मिनिमम इंटरप्राइजेज। ये 2006 में एक्ट आया हुआ था जिसमें कि आप देखोगे कि छोटे छोटे अलग अलग स्तरों पे जो बिजनेस होता है, लोग छोटे छोटे दुकान का करते हैं या फिर छोटी छोटी इंडस्ट्री वगैरह, लघु उद्योग जिसको आप कहते हो हिंदी में, इसको प्रमोट करने की बात की जाती है इसमें। तो इनको फंडिंग करने की बात करी गई है किसमें? इस बजट में। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है ये जो छोटा एमएसएमई है। और अगर छोटे छोटे हमारे लघु उद्योग डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली है बड़े उद्योगों को भी पुशअप मिलेगा, ठीक है, उनको सहयोग मिलेगा। इसके अलावा अवसंरचना प्रोत्साहन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की भी बात की गई है इस बजट में। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर सोलर एनर्जी को लेकर के। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने जब 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है, पेरिस, ठीक है। तो पेरिस जब सम्मेलन हुआ, पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में कॉप का जब सम्मेलन हुआ था, कॉप 21 का। तो पेरिस में फ्रांस के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के एक इनिशिएटिव लाया था जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन नाम कर का एक आया इनिशिएटिव, जिसमें कि आप देखो कि भारत, खासकर भारत जो कि कर्क रेखा बीच से गुजरती है भारत से, तो इक्वेटर जो हमारा है, इक्वेटर बोले तो मान लो मैं थोड़ा सा मैप कर आपको दिखा देता हूं, जैसे ग्लोब है, ठीक है, तो इसके बीच में इक्वेटर है। तो इक्वेटर के पास जाते होंगे क्योंकि सालों भर सनलाइट पड़ता है। तो इक्वेटर के दोनों तरफ, कर्क और मकर के बीच वाले जो हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के 122 कंट्रीजों से मिलकर के एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना, एक अलायंस बना, जिनमें सोलर एनर्जी पर काम करने की बात करी गई, क्योंकि आपको पता है कि फॉसिल्स जो फ्यूल है वो समाप्त होने वाला। क्लियर? चलिए, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद बजट के कुछ मुख्य मुख्य घटक क्या हैं? एक तरफ प्राप्तियां, प्राप्तियां यानी रिसिप्ट्स, कहां से पैसे आते हैं, दूसरी तरफ कहां जाते हैं। तो प्राप्तियां यानी आय, जिसमें कि कर, टैक्स रिसिप्ट आएगा, नॉन टैक्स से भी आती है, और बोरोइंग, उधार से भी पैसे आते हैं, प्राप्तियां हो गए। खर्च कहां किए जाएंगे? राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, जिसमें वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान वगैरह देते हैं आप, है ना। पूंजीगत व्यय में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, इन सब में एक तरह से इन्वेस्ट करने की बात करी जाती है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इसको जानते हैं। जब आप बजट पढ़ोगे, डिटेल्स पढ़ोगे, यहाँ पे पूंजीगत मतलब कि एक बार किसी चीज में हमने इन्वेस्ट कर दिया, उससे बाद में रेवेन्यू आते रहता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपने एक पुल बना दिया है ना, तो पुल बना दिया, बाद में टोल टैक्स के रूप में आप लेते रहते हैं वहां से, एक बार में आपने इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में। लेकिन किसी को आप, अपने अधिकारी को आप सैलरी दे रहे हो, तो उससे कैपिटल जनरेट तो नहीं होता है, तो एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मुख्य विशेषता है 16वां वित्त आयोग और राजकोषीय डेटा क्या क्या दिए गए। 16वां वित्त आयोग जो है, इसने रिकमेंडेशन करी कि जो टैक्स है, टैक्स यानी पूरे जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है, जिनमें कि राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है, तो राज्यों को, चूंकि हमारा फाइनेंस कमीशन वो टैक्सों का क्या करता है, बंटवारा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आप देखोगे 41% हिस्सेदारी किसको देने की बात करी गई है? स्टेट्स को कलेक्शन में, और 1% जो है वो खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए करी गई थी, वो ध्यान रखिएगा आप। ये चीजें 15th कमीशन जो फाइनेंस कमीशन था उसने भी रिकमेंडेशन किया था, और साथ ही साथ 16 जो फाइनेंस कमीशन है यानी 16वां वित्त आयोग, इसने भी दिया था। एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा, 41%, ठीक, ये आप समझ लीजिए। इसके अलावा राजकोषीय घाटा टोटल जीडीपी का कितना होगा? 4.3% होना चाहिए। डेटा जरूर याद रखिएगा। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब पूरे एक
वित्तीय वर्ष में भारत का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, उसमें सभी लोगों के द्वारा जितना प्रोडक्शन किया जाएगा वस्तु और गुड्स का, उसका मॉनेटरी वैल्यू, अंतिम वस्तु का मॉनेटरी वैल्यू के रूप में जीडीपी को जाना जाता है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लो आपने गेहूं पैदा किया, गेहूं से आपने आटा बना दिया, आटा से ब्रेड बना दिया, तो जो ब्रेड का दाम होगा वो अंतिम रूप से जोड़ा जाएगा, न कि आटा का और गेहूं का। ये समझिएगा आप। खैर वो डिटेल्स पढ़े होंगे जब आप इकोनॉमिक्स का क्लास अलग से करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और राजकोषीय नीति में क्या क्या चीजें करी गई हैं। तो एक तो आपने समझ लीजिए कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी का 4.3% निर्धारित किया गया है, उससे आगे नहीं जाने की बात करी गई। एक तो ये है लक्ष्य। इसके अलावे और क्या क्या है जो कि आपको जानना चाहिए। उद्योग विनिर्माण में बायोफार्मा, शक्ति, इस सब पर काम करने की बात करी गई है अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। सेमी कंडक्टर मिशन के रूप में करी गई है। इसके अलावा यहां देख लीजिए और क्या क्या चीजें हैं। अवसंरचना, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, सिटी इकोनॉमिक रीजन, कार्बन कैप्चर करने की बात करी गई है, फ्रेट कॉरिडोर, जल मार्ग, तटीय, ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट है हमारे इस बार का बजट में। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आप क्या देखिएगा, महिला नेतृत्व विकास, नारी शक्ति, है ना। अब इसके लिए देखिएगा, एक तो सेल्फ हेल्प हमारा ग्रुप काम करता है, जिसमें कि जो उत्पाद होते हैं ना, खासकर झारखंड में आप देखिएगा प्लास ब्रांड के रूप में, है ना। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो हमारे उत्पाद होते हैं महिलाओं के माध्यम से, उन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, जिनमें कि लघु उद्योग जो होते हैं, लघु उत्पाद, माइनर प्रोड्यूस के रूप में, उन सारे उत्पाद को मार्केटिंग करना है, एज ए उनको बाजार देना है। जैसे ई नैम का कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे, ठीक है। तो उनको एक ब्रांड मुहैया कराना, एक प्लेटफॉर्म देना, स्टेट के भी स्तर में, झारखंड में ब्रांड के रूप में, प्लास के रूप में, और यहां पर भी सरकार काम कर रही है। तो SHE मार्ट के रूप में, बस ये याद रखिएगा। लखपति दीदी योजना, ऋण से उद्यम स्वामित्व करना। इसके बाद स्टेम हॉस्टल, जिसमें कि विज्ञान शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास। मिशन शक्ति में क्या है कि महिलाओं के सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए एक काम करने की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में आप देख लीजिए क्या है। तो वित्तीय क्षेत्र में जैसे बैंकिंग समिति विकसित किया जाएगा, इसमें खासकर निवेश सीमाएं इतना % रहेंगी टोटल का, ठीक है। नगर पालिका बॉन्ड के रूप में अलग अलग तरह के आप देख लीजिए, ठीक है। कर के रूप में नया आयकर अधिनियम 2025 लाया गया है, ठीक है, जो कि पहले 1961 का आयकर अधिनियम था, इनकम टैक्स एक्ट था, ठीक है। उसको रिप्लेस करके 2026 की गई है। इसके बाद TCS कटौती, विदेश यात्राओं पर, शिक्षाओं पर 2% से कम। मतलब अलग अलग मूल बात ऐसे समझ लीजिए कि हमारा इस बार का जो बजट है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजों पे काम करने की बात करी गई है। बस ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और क्या क्या चीजें जो आपको जानना चाहिए। हाँ, रुपया कहां से आता है ना। तो आप देख लो टोटल हमारा जो बजट है, उसमें से उधार और देनदारियां एक कहां से आता है, 24% है ना। इसके बाद जीएसटी से 15% है ना, और अन्य जो टैक्सेज हैं। इसके अलावा आयकर से 21%, कॉर्पोरेट टैक्स से 18%। ये मेजर में पार्ट बता दिया। कहां जाएगा एक्सपेंडिचर, कहां किया जाएगा सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो एक तो कि राज्यों को टैक्स दिया जाता है, यानी जितनी हमारी टैक्स कलेक्ट की जाती है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से आप देखिएगा जीएसटी के रूप में टैक्स या फिर अलग अलग, तो राज्यों को जो हिस्सेदारी होती है उनमें 22% सबसे ज्यादा मात्रा दिया जाता है, ठीक है, 22%। इसके बाद आप देखिएगा केंद्रीय जो कार्य योजना है 17% दी जाती है उनमें। इसके बाद आप देख लो ब्याज भुगतान के रूप में भी हमारा 20% जाता है। तो बहुत बड़ा मात्रा में हमारा पैसा चला जाता है, ठीक है। प्रमुख मद दिया हुआ है, मतलब अलग अलग सेक्टर में। जैसे झारखंड में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि झारखंड में सबसे ज्यादा पैसे किस क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख लीजिए डेटा है अलग अलग कि भारत सरकार इस बजट में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात करी है इसके संदर्भ में, ठीक है। तो आप देख लो, जैसे परिवहन के संदर्भ में है 5,98,520 करोड़ रुपए, है ना। इसी तरह से सब अलग अलग फैक्ट दिए हुए हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको बस सिर्फ सबसे ज्यादा किस में है वो सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। परिवहन हो गया, रक्षा में देख लीजिए आप, है ना। इसके बाद ग्रामीण विकास में, इसके बाद गृह में, है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े डेटाज हैं, 2-4 गो, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है।
अब आइए आर्थिक सर्वेक्षण, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब हो गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितना हमने अचीव किया। बजट क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हम लोग किन किन एरियाज पर काम करेंगे, कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद जो पिछला वित्तीय वर्ष या फिर अगला जो हम लोग 27-28 का लाएंगे बजट, तो उसमें हम लोग 26-27 का जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करेंगे, तो उनमें हम लोग ये देखेंगे कि हमने जितना टारगेट किया था बजट में उतना हमने अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे या फिर आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में। अब यहां पर देखिएगा इसका जो आकलन है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक एडवाइजर बोलते हैं इसको। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में बोला जाता है। उन्हीं के द्वारा पर्यवेक्षण, सुपरविजन किया जाता है वित्त मंत्रालय के अधीन में, और उन्हीं के द्वारा देखिएगा पूरा का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में बनाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे का डेटा। ये तो आप समझ गए। दूसरा आप याद रखिएगा इसमें और क्या क्या चीज आपको याद रखना है, मुख्य मुख्य बातें अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति के रूप में। तो इन्होंने कहा है जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि भारत जो है वो लगातार चौथे वर्ष, ये डेटा आपको 4-5 लाइन में स्टेटमेंट में बनाया पूछा जा सकता है, भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये आप याद रखिएगा, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि जो रियल जीडीपी वृद्धि दर है वो है 7.4%, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी इसके बाद जीवीए जो है ग्रोस वैल्यू एडेड जो वृद्धि है वो 7.3%, ये याद रखिएगा। ये तीनों फैक्ट को जरूर आप याद रखिएगा, ये समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, क्लियर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चाहिए आपको, एक नंबर दूसरा में आप समझिएगा मध्यम अवधि की संभावित वृद्धि 7% आकी गई, वो आप समझ लीजिए। 2027 का जो वित्तीय वर्ष है, यानी 2026-27 का जो वित्तीय वर्ष है, जिसमें जीडीपी हमारा वृद्धि दर जो है लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 6.8% से लेकर के और 7.2%। डेटा याद रखिएगा, सॉरी है ना, ये याद रखिएगा वित्त वर्ष में इतना का बीच का अनुमानित किया गया है एस्टिमेट। उपभोग निवेश में क्या है, उपभोग निवेश में तो कृषि जो उत्पादन के कारण ग्रामीण मांग में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। जो रूरल डिमांड है उनमें एक तरह से क्या हुआ है, सुधार हुआ है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। सकल स्थिर मूल्य निर्माण जो है वो है 7.8% बढ़ा है, जीडीपी का 30% बना रहा है। सार्वजनिक पूंजी का व्यय जो है निजी निवेश को आकर्षित करने में है। खैर चलिए, राजकोषीय विकास में आप देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 25 में जीडीपी का 9.2% तक बढ़ गया। ये आप याद रखिएगा, एक तरह से राजस्व प्राप्तियां के रूप में ये आपका है। ठीक है, इसके बाद जीएसटी संग्रह जो है वो 17.4 लाख करोड़ रुपए, ये डेटा है। बस इतना ही याद रखिएगा। जो जो डाटा आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो डाटा याद नहीं रखने की आवश्यकता है वो डाटा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको फैक्चुअल बातों पे काम नहीं करना है। यहां तक आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति यानी जो हमारा इन्फ्लेशन रुझान है, इसमें बोला गया कि अप्रैल से दिसंबर तक का जो आया टारगेट, उसमें 1.7% ये सबसे कम रखा गया है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में। ये आप समझ गए। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आप देखिएगा कि जो एनुअल ईयर जो आया 24-25 का, उसमें इतना एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के रूप में आपके पास ये डेटा है 3577.3, ये याद रखिएगा। ठीक है, मिलियन टन के रूप में, लाख मिलियन टन, ये आप समझ गए। ये कुछ कुछ डाटे हैं। इसके अलावा पीएम किसान स्कीम, इसमें हस्तांतरण इतना लाख अधिक हुआ है। ई नैम की मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल जो मार्केट है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मौद्रिक प्रबंधन एवं बैंकिंग क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो एक होता है एनपीए, जानते होंगे, ग्रॉस एनपीए। एनपीए का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं उसको एनपीए। एनपीए का मतलब कि एक तरह से बैंक के द्वारा जो है जितना दिया जाता है मार्केट में पैसे, और उस पैसा का अगर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पैसा अगर रन में नहीं है, मार्केट में नहीं है, उनका ब्याज नहीं पहुंच पा रहा है, उनका जो टोटल पैसा था वो रिटर्न नहीं हो पाता है, ठीक है,
तो एक तरह से उसको एनपीए में बैंक डाल देती है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो एनपीए भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। क्लियर दोस्तों। तो जैसे सकल एनपीए जो सितंबर 2025 में 2.2% तक घट गया है, ये अच्छी बात है ना, क्योंकि एक बार आज के 5-6 साल पहले देखिएगा 12% तक पहुंच गया था, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। क्लियर, यहां तक आई बन गया। वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार की अगर हम लोग बात करें तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम स्टार्ट करी गई थी और उसके तहत अभी भी योजना चलती है। 55.02 करोड़ जो खाते हैं वो खोले गए, यानी इसका मतलब है वित्तीय फाइनेंशियल का मतलब हो गया एक तरह से वित्तीय फाइनेंशियल जो इंक्लूजन होता है, जिसमें कि जिस व्यक्ति तक बैंकिंग सेक्टर पहुंच नहीं है। बैंकिंग सेक्टर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का खाता से लिंक नहीं है, उनका खाता नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जो स्कीम्स अलग अलग आती थी उनमें योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन आप देखिएगा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आया स्कीम, ठीक है, डीबीटी, उसके माध्यम से लोगों को पहले खाता खोला गया, फिर जो भी स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स के पैसे डायरेक्ट उनके खाते में चले जाते हैं, ताकि बीच का जो लिंकेज है उनमें पैसा इधर उधर जाने की कोई मतलब मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। तो ये होता है एक तरह से। इसके बाद आप देखिएगा पूंजी बाजार में 12 करोड़ से अधिक विशिष्ट निवेशक महिलाओं और गैर मेट्रो निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। ये सब अलग अलग डेटाज हैं। सेवा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो सेवा क्षेत्र में टोटल जीडीपी का 53.6% ये दिख रहा है और टोटल जीबीए का 56.4% हिस्सा लिया। ये आपके पास डेटा है, ये सब डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वैश्विक वस्तु निर्यात में ग्लोबल अगर हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 1.8% तक बढ़ी है, यानी वृद्धि हुई है। ये डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है। टोटल में सेवा क्षेत्र में इतना है 4.3%, ठीक है, ये आपने समझ लिया है। चलिए इसके बाद अवसंरचना और कनेक्टिविटी की बात करी गई है। हवाई अड्डों की संख्या 2014 में जहां 74 था वो 2025 में बढ़कर 164 हो गया। ये फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की अगर हम लोग बात करें तो स्कूल नामांकन जो अनुपात है, स्कूल में जो बच्चों का ग्रॉस जो इनरोलमेंट है रेशियो, उनमें सुधार हुआ है। ये डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा आईआईटी, एम्स है ना, इन सब का विस्तार हुआ है। रोजगार में 56.2 करोड़ व्यक्तियों की पहुंच हुई है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण जो विकास है, इसके तहत आप देखिएगा, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, वीवीआई है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं इसको, और एमपीआई का जो रिपोर्ट है जिसमें कि बोला गया कि 2005-6 में जहां भारत में एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो था वो जहां 55.3% था, वहीं 2022-23 में ये घटकर 11.28% रह गया। समझ रहे मेरी बात को। और ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ही जारी करती है हमारे यहाँ, ये समझिएगा। तो इस फैक्ट को एकदम जरूर याद रखिएगा कि अभी एट प्रेजेंट 2022-23 का जो आंकड़ा है जिसमें 11.28% पॉवर्टी है नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए। इसके अलावा आप देखिएगा ग्रीन सतत परियोजना की बात करी गई है, मिलाकर के ग्रीन बॉन्ड्स, पारंपरिक बॉन्ड्स के बीच। चलिए शहरीकरण माप, पारंपरिक जनगणना डेटा के बजाय सैटेलाइट इमेजनरी का उपयोग करके एक तरह से ये डेटा को रखा जा रहा है। और जहां 2011 में 31% शहरी, भारत की शहरी जनसंख्या थी, एग्जैक्ट डेटा था 31.2%, ध्यान रखिएगा। और ये डेटा जो है ना एक्चुअली ये 14 जेपीएससी प्रीलिम्स जो लोग दिए होंगे आपको पता होगा कि आया हुआ था, ठीक है। और इवन बैकलॉग में भी पूछा हुआ था जो पिछला संडे को हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा खासकर ये भारत सरकार की जो डेटा है, ठीक है, 31.2% जो 2011 का डेटा है शहरीकरण का 31.2%, वो 2015 में बताया गया है कि बढ़ करके 63 दशमलव से अधिक तक
ऐसा बोला जा रहा है और ये एक तरह से सैटेलाइट्स के माध्यम से ऐसा किया गया है। हालांकि अभी देखिएगा सेंसस शुरू हो गया, मतलब जनगणना शुरू हो गया है और 26 2 चरणों में होगा, 26-27 में, ठीक है। तो अब नया जब आएगा डेटा इसके बाद हम लोग बात करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल हम लोग 2011 का ही डेटा पे बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, ये तो आप समझ गए। इसके अलावे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, डिजिटल डाइट्स और क्या क्या चीज। हाँ, अब आइए स्कीम्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो 26-27 में संघ बजट में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जारीकर्ता किसने है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। काम क्या है इसमें? मजबूत चिप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने का मेन उद्देश्य है। एक तो आप समझ गए। दूसरा, एक राष्ट्र एक सदस्यता, ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। इसमें क्या है भाई कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान के लिए एक पोर्टल बनाने की बात करेगी, बस इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद एक और क्या है? श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें कि आप देखिएगा 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार सृजित किया जाएगा, यानी उनको रोजगार दिया जाएगा। ऐसा भारत सरकार ने इस बजट में किया है, प्रावधान किए हैं, ठीक है। इसके बाद भारत विस्तार योजना, कृषि को ध्यान में रख करके एक तरह से बहुआयामी डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करना है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहां वी बी जी राम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 14th जेपीएससी जो हुआ 19 अप्रैल को, तो 14 जेपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे एग्जाम से पहले आपके पास टेलीग्राम चैनल में, आप देखिएगा टेलीग्राम चैनल में चला गया था, सारा था, आप लाइव 3 गुरुकुल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या था कि विकसित भारत, है ना, विकसित भारत जी राम जी, ये योजना जो है एक्चुअली नरेगा, जो पहले मनरेगा चल रहा था, ठीक है, मनरेगा, तो मनरेगा को रिप्लेस किया गया है, ध्यान रखिएगा, मनरेगा, ठीक है। शुरुआत में इसको नरेगा नाम था, 2009 में इसको मनरेगा, महात्मा गांधी, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया था। तो आप देखिएगा इसको एक तरह से लॉन्च किया गया और 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। मूल बात इसमें क्या है? मनरेगा में जहां 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी अकुशल श्रमिक के लिए, यानी अनस्किल्ड, है ना, किसी व्यक्ति को जो अकुशल श्रमिक के रूप में है, उसको अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में ही उसको रोजगार मिलेगा, ऐसा उसमें प्रावधान है, ठीक है। नहीं मिलेगा आप आवेदन करिएगा, 15 दिन तक नहीं मिलेगा तो आपको भत्ता भी दिया जाएगा, एक तरह से ये कॉन्सेप्ट था। अब उसको हटा करके रिप्लेस करके भारत सरकार ने वीपी जी राम जी स्कीम्स को लाया है, उनको रिप्लेस करके। तो इसमें देखिए जो 14 जेपीएससी प्रीलिम्स हुआ, जिसमें पूछा था कि इसमें कितने दिनों का रोजगार की गारंटी है, तो 125 दिनों का रोजगार की गारंटी, ध्यान रखिएगा, है ना। जहां मनरेगा में 100 दिन था, इसमें 125 दिनों की रोजगार की गारंटी की गई, ये आप याद रखिएगा बस, और ज्यादा याद रखने की आवश्यकता, लगभग सेम ही है। अब देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, और एक बात और, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी मतलब किया गया है। दूसरा है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान, ये 2025 में लॉन्च किया गया। इसमें क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन, बेहतर ढंग से उसको एग्जीक्यूशन करना है, उनको पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए 20 लाख जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 20 लाख ट्राइबल्स यूथ को उसमें जोड़ने की बात है, ट्रेनिंग दे करके, ताकि वो जो यूथ हैं वो सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में लोगों को जागरूक करें, बताएं, ताकि उन स्कीम्स का लाभ मिल सके लोगों को। समझ रहे मेरी बात को? ये समझ गए होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर दाल के रूप में, जिसमें कि आप देखिएगा दालों के आयात को पूर्ण तरह से समाप्त करने की बात करिए, मतलब जो हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको नहीं करना है। एक चीज और फैक्ट याद रखिएगा, अभी भी बहुत ज्यादा भारत में एक तरह से बहुत ज्यादा दालों का होता है, पूरे दुनिया में देख लीजिएगा पहला नंबर पे, और खासकर आप देखिएगा दाल में बड़ा हम लोग आत्मनिर्भर हैं। खैर, इसके बाद पीएम राहत योजना है। अब पीएम राहत योजना क्या है भाई मेरे? मान लो एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
जिसमें मान लो किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होता है तो पहले क्या होता था कि डर से लोग उसको उठा करके उठाते नहीं थे, सहारा नहीं देते थे, न तो वो हॉस्पिटल पहुंचाते थे, है ना। तो इसमें देखिएगा क्या है कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई पीड़ित है, उस व्यक्ति को अगर कोई एक तरह से मतलब देखभाल प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है, और इसमें क्या है 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार का भी प्रावधान है, ये आप ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। पीएम राहत योजना के संदर्भ में क्लियर। संचार मित्र योजना, डिजिटल सुरक्षा की बात करी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसमें सी मार्ट की बात करी गई है, ठीक है। खासकर महिलाओं के स्वामित्व से इसको संचालित किया जाएगा, ये आप समझिएगा। प्रोजेक्ट परी जो है वो कला प्रतिष्ठान की सुरक्षा के संदर्भ में है, ठीक है। इसके बाद माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स के रूप में पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि में क्या था भाई मेरे, ठीक है। इसमें क्या है, यह योजना 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए तक बिना जमानत का उनको हेल्प करता है। जैसे मान लो पीएम स्वनिधि में मान लो कोई ठेला वाला है, कोई खोमचा वाला है, कि छोटे छोटे जो कोई अगर अपना रोजगार कर रहा है तो उसको हेल्प करने के लिए, रेहड़ी लोगों को हेल्प करने के लिए स्वनिधि योजना के रूप में भारत सरकार काम करती है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें क्या है, इसमें है कि जो निम्न उत्पादकता वाले जो जिले हैं पूरे भारत में 100 जिले, उनको चिन्हित किया गया है, और वहां पर फसल का डाइवर्सिफिकेशन यानी क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने की बात है, सिंचाई को बढ़ावा देना ताकि किसानों के आय बढ़े, ऐसे बस ये स्कीम है, ध्यान रखिएगा धन धान्य योजना। अब देख लीजिए यहाँ पर एक और देख लीजिएगा, जेपीएससी में एक ट्रेंड रहता है कि अलग अलग राज्यों की कोई अगर स्कीम है, उस स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, कि ये स्कीम जो है किस राज्य ने जारी किया या फिर किससे संबंधित है, दो तरह की बातें आती है, ठीक है। तो अब एक एक करके हमारे पास जो डेटा है उसके बारे में आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वो क्या है समझिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वन जीवी दीदी पहल, ये झारखंड सरकार के द्वारा है, यानी खासकर लातेहार वाला इलाका में देख लीजिएगा, जहां पे वन्य जो जंगली जीव हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गांव की जो महिलाएं हैं उनको ग्रुप बना करके उनको वनजीवी दीदी के रूप में एक तरह से पहल है झारखंड सरकार के द्वारा। इसके बाद लखपति दीदी योजना, दिल्ली सरकार इसको एक तरह से शुरू की। ग्रीन टू गोल्ड पहल, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा, तो झारखंड सरकार के द्वारा। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको जारी किया गया है। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार, और महाजी घर योजना गोवा सरकार। इस सरकार का नाम याद रखिएगा, योजना किसने जारी किया, बस अंत्योदय अरुणोदय असम सरकार के द्वारा जारी किया गया। अभी देखिएगा हाल में असम में चुनाव हुआ जहां पे कि फिर से सरकार बन गई है वहां बीजेपी सरकार की, तो वहीं के द्वारा इनको जारी किया, मतलब एक तरह से चलाया गया, ठीक। लाडो लक्ष्मी योजना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावे अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी एक क्वेश्चन 14 पे पूछा हुआ था कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया गया था स्कीम के संदर्भ में, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग राज्य के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावे निजुत मोइना योजना असम सरकार, अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार, वनीकरण परियोजना विद्युत केरल सरकार, अंकुर अंकुर जो पहल है उड़ीसा सरकार के द्वारा, एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र सरकार, परियोजना हिफाजत पंजाब। अलग अलग राज्यों के द्वारा जो जारी किए गए इसको आप अच्छे से कर लीजिए खासकर, ठीक है। घर घर सोलर पहल, क्योंकि भारत सरकार इसमें जैसे सूर्य घर योजना जो चल रही है, जो कि पूछा भी था 14 जेपीएससी में प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये देखिएगा घर घर सोलर पहल टाटा पावर के द्वारा इसको पहल को स्टार्ट किया गया है। यानी अगर हर घर के छत पे सोलर पैनल बनाया जाएगा तो वहां से आप देखिएगा खासकर उन घरों को बिजली मिलेगी। तो एक तरह से जो हम बिजली पे जो बहुत ज्यादा निर्भरता होते हैं अलग अलग चीजों से, तो वो एक तरह से निर्भरता कम होगी, ठीक है। इसके बाद धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है, आई थिंक, ठीक है। अब देख लीजिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार का, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार, अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार, यानी अलग अलग तरह के आप देख लीजिए सरकार के द्वारा जारी की गई। चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का पूछे ही जाते हैं, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। तो अब एक एक फैक्ट को हम लोग अच्छे से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो भारत स्थिति वन रिपोर्ट आप पढ़ते होंगे, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी शॉर्ट में कहते हैं ISFR, ये रिपोर्ट 2023 का है, ध्यान रखिएगा। और ये 2023 का लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि इसके बाद अभी रिपोर्ट नहीं आया है। प्रत्येक 2 साल पे 1987 से ही देखिएगा वन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक 2 साल पे रिपोर्ट हमारी आती है। तो अब इसमें क्या क्या फैक्ट है वो समझ लीजिए, ठीक। एक तो कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रकाशित किया जाता है रिपोर्ट ISFR, और ये 1987 से हर 2 साल पे जारी किया जाता है। एक तो ये फैक्ट आप जान गए। दूसरा, ये जो डेटा लिए जाते हैं ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा डेटा तैयार किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के माध्यम, उपग्रहों के माध्यम से चित्र को मैपिंग करके और इस डेटा को तैयार किया जाता है, ये आप समझ गए। इसके अलावे राष्ट्रीय वन सूची फील्ड आधारित होती है, और ये जो ISFR 2023 का जो रिपोर्ट है, ये 18वीं रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 18वीं रिपोर्ट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एकदम ठीक। अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं रिपोर्ट में? एक तो वन का आच्छादन, पूरे फॉरेस्ट कवर कितना है, वन वृक्ष का आच्छादन कितना है, ट्रीज का कवर कितना है, मैंग्रोव का कितना कवर है, वृद्धि कितना हुआ है स्टॉक के रूप में, कार्बन स्टॉक कितना है, वन अग्नि की घटनाएं, एग्रो फॉरेस्ट्री। वन एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि एक साथ एग्रीकल्चर भी और फॉरेस्ट्री भी, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो कृषि वनीकरण, तो ये सारे के सारे डेटा की जानकारी हमें मिलती है इस रिपोर्ट में ISFR में। क्लियर? ये तो आपने समझ लिया। अब यहां पर आप समझिएगा कि 2023 की अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं उनमें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कुल फॉरेस्ट, वन फॉरेस्ट का और ट्रीज का जो कवर है। अब यहाँ पर 2 बातें, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। एक स्पेशली फॉरेस्ट के लिए और एक ट्रीज के लिए, अलग अलग पेड़ जो हैं निजी स्तर पे भी हो सकते हैं, तो उन सबको मिला करके रिपोर्ट बनता है टोटल, समग्र रूप से, ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो अगर रिपोर्ट की बात करें तो 25.17% पूरे भारत में अभी फॉरेस्ट कवर है, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर, ये पूरा वन और वृक्ष आवरण, ठीक है। भारत का जो वन जो पॉलिसी है, तो वन जो हमारी नीति है उसके आधार पे आप देखिएगा 1/3 करने की बात करी गई है। उस लक्ष्य की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ये तो आप समझ गए कि टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, 25.17% टोटल, जिनमें शुद्ध सिर्फ अगर हम लोग वन की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, अब 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं, उनमें 21.76% ये है फॉरेस्ट, और ट्रीज की बात करें शुद्ध, तो ट्रीज में है 3.41%। अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज आप टोटल अगर हम लोग फॉरेस्ट और ट्रीज की एक साथ बात करें तो 8,87,357 दशमलव कुछ और है। इतना मोटा मोटी याद रखिएगा, ये पूरा कवर है। इसी प्रकार से शुद्ध हम लोग वन की बात करें तो 7,15,343, जो कि यही वाला डेटा पिछला जो बैकलॉग हुआ था, ध्यान रखिएगा 2023 वाला बैकलॉग में ये डेटा पूछा हुआ था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, यानी टोटल। और अगर हम लोग सिद्ध वृक्ष की बात करें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, बस ये डेटा आप याद रखिएगा। कुल मैंग्रोव आवरण की बात करें, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होती हैं, जो जलीय फॉरेस्ट होती हैं, तो ये 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये डेटा को तो आप अच्छे से एकदम रट जाइएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से ये पूरा डेटा से एकदम क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो आपने समझ लिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सबसे बड़े वन और वृक्ष क्षेत्र आवरण शीर्ष राज्य, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरियाज के अनुसार सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो है मध्य प्रदेश में। स्टेट की बात करें, आया हुआ था, है ना, 2023 का जो बैकलॉग हुआ उसमें आया था क्वेश्चन। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, इसके बाद महाराष्ट्र में। इतना फैक्ट याद रखिएगा। अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो हाईएस्ट जो परसेंट है वो है लक्षद्वीप में 92%। ये यूटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
यूटी के रूप में, ये आपने समझ लिया यहां तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े वृक्ष के रूप में, यहां देखिए वृक्ष की, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर वन और वृक्ष दोनों का संयुक्त रूप से डेटा दिया हुआ है, और यहां पर सिर्फ किसका दिया हुआ है, वृक्ष का। तो वृक्ष के अनुसार, हालांकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप याद नहीं रखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में कमी किसमें हुआ, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इसमें कमी हुआ है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम वृद्धि के रूप में आप देख लिया है ना, किसमें हुआ है, 2021 का रिपोर्ट और 23 का रिपोर्ट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप देखिएगा वृद्धि कहां कहां हुआ है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सॉरी कमी हुआ है, ठीक है, ये आप समझ गए। पूर्वोत्तर की अगर हम लोग बात करें तो इनमें मिजोरम में वृद्धि हुई है, ये आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। मैंग्रोव में आप देख लीजिए, ठीक है, मैंग्रोव में 2021 के तुलना में इतना 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, ये डाटा बताता है, क्लियर। घने वनों की तुलना में थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है, 3913 वर्ग किलोमीटर जो डेटा था वो थोड़ा सा क्या हुआ है, एक तरह से नुकसान हुआ है, वो आप देख लीजिए, ठीक। चलिए, जो मेन डेटा था वो आपको मैंने बता दिया। अब आइए यहाँ पर एक वर्ड है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक, कुल कार्बन स्टॉक जो है 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य में। अब कार्बन स्टॉक क्या होता है जानते होंगे आप लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाड़ियों का यूज करते हैं वाहन से, जिसमें कि CO2, SO2, CO है ना, ये सारी जो गैसेज निकालते हैं, तो हमारी कार्बन का जो CO2 का मात्रा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि हमने 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी का टारगेट रखा है कि भारत सरकार जीरो कार्बन इमिशन करेगी, कब, 2070 तक, ये ध्यान रखिएगा, ये टारगेट हमने रखा है। तो जो कार्बन हम लोग जितना जो इमिशन करते हैं, उत्सर्जित करते हैं ना, है ना, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इस पर काम किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिनमें 2005 से अतिरिक्त जो कार्बन सिंक है 2.29 बिलियन टन, और 2030 तक इसका लक्ष्य है इतना बिलियन टन, है ना, ये आप समझ गए। इसके बाद आप देखिएगा 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन आच्छादन है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा वन पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसके माध्यम से हमें 33% यानी वन जो थर्ड है वो फॉरेस्ट कवर करने की बात करी गई है, और हम लोग धीरे धीरे अग्रसर उस लक्ष्य को अचीव करने की दिशा में है, क्लियर दोस्तों। तो यहां पर आप देख लीजिएगा 75% से अधिक वन आच्छादन है। मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, ये सब सारी चीजें आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पर फॉरेस्ट के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, एक होता है वन आच्छादन, वृक्ष आच्छादन, ये सब अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, डेटाज हैं, ठीक है। घना वन कितना है, तो बहुत ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो आपको मैंने बता दिया, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। और क्या आपको इसमें महत्वपूर्ण लगता है, दिखाता हूं आपको, ठीक। अब आइए जल्दी से कौन क्या, हालांकि यहां से क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी जानना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति 15वीं है द्रौपदी मुर्मू महोदया, 15वें PM है प्रधानमंत्री मोदी जी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन साहब, है ना, ये बन गए, चूंकि यहीं के वो गवर्नर थे पहले। लोकसभा अध्यक्ष 18वें बने हैं ओम बिरला साहब, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, राज्यसभा अध्यक्ष बन गए हैं CP राधाकृष्णन महोदय, ठीक है। चूंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही लोकसभा के क्या होते हैं, एक तरह से, सॉरी, राज्यसभा में क्या होते हैं, वो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, ठीक है। विपक्ष के नेता है राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे, है ना, ठीक। इसके बाद अलग अलग, चलिए ये आपको नहीं जानना है बहुत ज्यादा, ठीक। नौसेना प्रमुख कौन कौन है, चलिए, हाँ, यहां पर जान लीजिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं, CGI जो हमारे हैं, ठीक है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी हैं, वो हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हैं। ग्रीन नेशनल NGT बोलते हैं इसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसके अध्यक्ष के रूप में जयप्रकाश श्रीवास्तव जी काम करते हैं, ये काफी न्यूज में रहता है हमेशा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो हमारे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं, और CAG के रूप में अब संजय मूर्ति साहब हैं, ध्यान रखिए, CAG कैग, जिसका कि उल्लेख आपको पता होगा आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। पॉलिटी में मैंने डिटेल्स में पढ़ा है आपको, तो चलिए ये आपको मैंने कुछ कुछ बातें बता दिया। और क्या क्या चीजें जानना है आपको,
नीति आयोग में उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी के रूप में काम कर रहे हैं। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑब्वियसली पता है आपको। 16वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पान गड़िया साहब, ये ध्यान रखिएगा। 23वां जो विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी वो काम कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। इसके बाद जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम साहब हैं, ये आप याद रखिएगा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक बार जेपीएससी ने ही पूछा हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा जरूर, ठीक। इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण। परमाणु ऊर्जा आयोग एक के मोहंती हैं। इसके अलावे डीआरडीओ समीर वी कामत साहब हैं, ठीक है। चलिए, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। और क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए? हाँ, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक। तो यहां पर देख लीजिए कि अलग अलग देशों के साथ जो हमारा सैन्य अभियान होता है, ठीक है, उसके संदर्भ में क्या क्या चीजें, ठीक है। तो 13वां मिलन जो अभ्यास है एक तरह से, ये कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में, ये आप याद रखिएगा। भारत प्रतिभागी थे, बहुराष्ट्रीय लोग थे, जिसमें कि 13वां मिलन अभ्यास 2026। मालाबार अभियान, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के द्वारा हुआ है, ये आप जानते होंगे। पैसिफिक रीज के रूप में ये सिंगापुर में हुआ, ठीक है, भारत भाग लिया। इसके अलावे भारत त्रिशिवा मेचुका, एक तरह से मेचुका अरुणाचल में, त्रिशिवा भारत, त्रिशिवा राजस्थान, गुजरात, अरब, ठीक है। चलिए, जो महत्वपूर्ण है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में होता है, जानते होंगे आप लोग, हिमाचल में हुआ था। युद्ध अभ्यास भारत यूएसए के बीच में, जो जो महत्वपूर्ण है उसको बस आप याद रखिएगा। बस कोंकण अभ्यास भारत यूके की, गरुड़ कई बार पूछा है एग्जाम में, तो गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच में जो वायुसेना का एक तरह से युद्धाभ्यास होता है, तो वो आपका है, ठीक है, गरुड़ के रूप में, ठीक। 7वां धर्मा गार्जियन, ये भारत जापान के रूप में है। जैमेक्स कई बार पूछा है, भारत जापान, ये वाला पहले भी। जा माता अभ्यास भारत जापान के रूप में, ठीक है। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के रूप में, और इसके अलावे वायु गार्जियन थाईलैंड और भारत के बीच में, ठीक है। खंजर भारत किर्गिस्तान। इंद्र याद रखिएगा जरूर, इंद्र कई बार पूछा है। इंद्र 2025 जो अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच में संपन्न हुआ था। यहां से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 19वां सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19वां सूर्य किरण जो अभ्यास हुआ सैनिक, वो 2025 किसके किसके बीच में? तो भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कुछ आपको बता दी। ये चूंकि हमारी बुक्स भी खैर ये बुक्स के रूप में नहीं था, ठीक है, हमारा झारखंड मंथन के रूप में था, ध्यान रखिएगा, ये बुक्स के रूप में नहीं, ये टेलीग्राम पे था। अब चलिए, ऑपरेशन सिंदूर कितने बार न्यूज में रहता है, कितने बार, है ना। पिछले बार जो आतंकवादी जो हमला हुआ था पहलगाम में, है ना, तो उसी के विरोध में ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से चलाया गया था, तो आप जानते हैं, ठीक। इसके बाद ऑपरेशन मेगा बुरु एक पश्चिम सिंहभूम में चलाया गया है, सारंडा और कोल्हान वन क्षेत्र में, एक तरह से एंटी नेशनल स्कीम के रूप में, अभियान के रूप में चलाया गया है ऑपरेशन मेगा बुरु, याद रखिएगा। कहां पे? पश्चिम सिंहभूम, सारंडा वाला इलाका में। ऑपरेशन कागर एक गृह मंत्रालय की तो एक पहल है जिसमें नक्सलवाद को समाप्त करने की बात करी गई है। ऑपरेशन हॉक, इसमें बाल शोषण से जुड़े साइबर नेटवर्क को के खिलाफ में बात करी गई है। और ऑपरेशन चक्र 5 डिजिटल अरेस्ट घोटाला। ऑपरेशन सिंधु, ये याद रखिएगा, इसमें क्या है? संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में खासकर जो ईरान और इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के संदर्भ में काम कर रहा है। क्योंकि एक 14 जेपीएससी मुझे याद है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, कि यूएसए ने जो हमला किया था ईरान पे, उसका क्या नाम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन स्वदेश, ईरान के में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान जो भारतीय लोग फंसे थे उनको लाना था। ऑपरेशन ब्रह्मा, भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों म्यांमार में भारत के द्वारा भेजा गया था, एक तरह से मानवीय सहायता के रूप में। ऑपरेशन सद्भाव, टाइफून म्यांमार में भेजा गया, एक तरह से राहत। ऑपरेशन संकल्प, पश्चिम एशिया के तनाव में। एक तरह से ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका में चक्रवात आया था, इसके बाद भेजा गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण और कानूनी परिवर्तन जो संचालय, ऑपरेशन फाल्कन, असम में जो गैंडे का अवैध जो शिकार होता है उसको रोकने की बात करी गई थी इसमें, है ना। ऑपरेशन फायर ट्रेल, चीनी पटाखों की अवैध जो तस्करी हो रहा है उसको रोकने के लिए एक तरह से चलाया गया
तो अलग अलग जो अभियान हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर। इसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ईरान को निशाना बनाते हुए इजराइल द्वारा जो किया गया था उसके संदर्भ में है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, हाँ ये देख लीजिए, यही मैं अभी बात कर रहा था आपको, है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। 14 जेपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था अमेरिका ने, और एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर। चूंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सिलेबस में है, तो यहीं से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। इसके बाद ऑपरेशन टू प्रॉमिस, इजराइल के खिलाफ ईरान के प्रतिशोधी मिसाइल और ड्रोन हमले का नाम है। इसके बाद ऑपरेशन स्पाइडर वेव, है ना, रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का हमला। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, अमेरिकी डेल्टा फोर्स द्वारा किया गया था ऑपरेशन, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के गिरफ्तारी के संदर्भ में। ऑपरेशन हॉक, ये सीरिया में आईएसआई के लक्ष्य के खिलाफ में। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय अलग अलग जो अभियान हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन न छूटे। क्लियर। चलिए, भारत की पहली स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पूत जो है समुद्र प्रताप, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड समुद्री प्रहरी के रूप में, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने कोलकाता में 8वां और अंतिम एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अजय, क्या नाम है उसका, अजय का जलावतरण किया। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावे और क्या क्या चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है। आस्था पुनिया भारत की पहली फाइटर, तरह महिला फाइटर के रूप में। आईएनएस खंडेरी ने पुडुचेरी से अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू किया। खंडेरी ने, कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। आईएनएस अरावली गुरुग्राम में। ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा फैक्ट, ताकि आपको एग्जाम में छूटे ना। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए यहाँ पे। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में आप देखिएगा एक तो कि मिसलेनियस में भी लिखा हुआ है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में भी लिखा हुआ है। तो जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, खासकर विविध, उसमें देखिएगा विविध का जो अंतिम पार्ट है अंतरराष्ट्रीय संगठन, यूएनओ एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आप एक एक करके इस फैक्ट को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। क्या क्या वो फैक्ट हैं जरा समझिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की, 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी 24 अक्टूबर को, आपको पता है। ठीक है। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। न्यूयॉर्क अमेरिका में एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें अध्यक्ष के रूप में एंटोनी गुटेरेस काम कर रहे हैं, आपको पता है, और 193 सदस्य हैं, ये भी आपको पता है। इसके बाद आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक अंतरराष्ट्रीय, है ना, ब्रेटन वुड्स के एक तरह से जब हुआ था, तो उसके संदर्भ में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सामने आए थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। 1945 में आईएमएफ वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ये इसके एक तरह से महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। आईएमएफ के मेंबर हैं 191, ये याद रखिएगा। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1945 में, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। अजय बंगा इसके क्या हैं, चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहे हैं, और 189 मेंबर हैं, ये याद रखिएगा। FAO है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है 1945 में स्थापित हुआ, रोम में इसका वो है, और 197 इसके मेंबर है। यूनेस्को कई बार पूछे जाते हैं, यूनेस्को है ना 1945 में स्थापित हुआ, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और खालिद अल अनानी इसके क्या हैं, चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहे हैं, 145 मेंबर। यूनिसेफ 1946 में हुआ, न्यूयॉर्क में इसकी हेडक्वार्टर है, और कैथरीन रसेल इसके चेयरपर्सन के रूप में। WHO 1948 में बना, जेनेवा मुख्यालय है, और 194 इसके मेंबर हैं। और ILO 1919 में बना था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर के रूप में, और 187 इसके मेंबर हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देखिएगा अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, जैसे यूएनओ आप पढ़ते होंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 8 अलग अलग जो उसके ऑर्गेनाइजेशन हैं, सॉरी 6, तो 6 ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा ICJ है, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अंतरराष्ट्रीय,
तो इसका जो एक तरह से कोर्ट के रूप में एक हेग में है, नीदरलैंड में 1945 में स्थापना हुआ था और इसके मेंबर के रूप में 194 मेंबर काम करते हैं। बस ये आप याद रखिएगा जो, ठीक है। इसके बाद इंटरपोल एक बार पूछा था एग्जाम में, ये फ्रांस में इसका मुख्यालय है और 1923 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेटो, एक बार जेपीएससी ने भी पूछ लिया था, नेटो है ना, NATO, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापित करी गई थी, ब्रुसेल्स इसका क्या है, हेडक्वार्टर के रूप में है और 32 टोटल मेंबर है इसमें, ध्यान रखिएगा। पिछला 11 जेपीएससी में मुझे याद है यहां से क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, अच्छे से। जितने मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की बात कर रहा हूं जिनकी स्थापना कब हुई थी, उसके चेयरपर्सन कौन है या फिर उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, उनके संदर्भ में जरूर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए आर्थिक एवं व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में इसको स्थापित करी गई थी। जेनेवा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा, है ना। और 166 इसके क्या है, मेंबर हैं, ये आप समझ गए। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना हुआ, मनीला इसका क्या है, हेड क्वार्टर है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, मैंने बोला था आपको कि जब ब्रिक्स की स्थापना करी गई थी तो ब्रिक्स के द्वारा ही एक नया इनिशिएटिव लाया गया था, न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आप देखोगे कि न्यू जो डेवलपमेंट बैंक है 2014 में स्थापित करी गई, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर काम करता है। जो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उन सबके द्वारा एक तरह से इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं और इन्वेस्ट करके आप देखिएगा कि बाकी देशों को या फिर मेंबर कंट्रीज को पैसे दिए जाते हैं डेवलपमेंट काम करने के लिए, एक तरह से। यानी वर्ल्ड बैंक और IMF के रूप में ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, समझ गए। ओपेक काफी न्यूज में है, क्यों, क्योंकि अभी आप देख लो अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला चल रहा है, ठीक है। इजराइल, ईरान यानी पश्चिम एशिया में आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, पश्चिम एशिया में पूरी तरह से बहुत सारी जो घटनाएं घट रही हैं, तो इससे ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम का, पूरा जो गल्फ कंट्रीज का, वो बड़ा न्यूज में रहता है। तो आप यहाँ इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि ओपेक जो खाड़ी देशों का जो कंट्री है, जो 1960 में बना था, लेकिन हेडक्वार्टर इसका पश्चिम एशिया में नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 मेंबर है इसके। चलिए ये तो आप समझ गए। अपेक, ओपेक, अपेक सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपने समझ लिया। यूरोपीय संघ, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बार, इवन पिछले बार नहीं, इसी 14 जेपीएससी में यूरोपीय संघ के जो चेयरपर्सन हैं उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप देख लीजिएगा जाके। उर्सुला वान डेर लेन, एक क्वेश्चन 14 जेपीएससी में, है ना, कहां पे, 14th जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 14 जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लियर। इसके बाद आसियान, एशियन जो साउथ एशियन जो कंट्रीज का अलग अलग जो ग्रुप है एक तरह से, तो आप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1967 में यह स्थापित करी गई थी, जकार्ता इसका क्या है, एक तरह से हेड क्वार्टर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म सार्क का होता है। 1985 में स्थापित करी गई थी, काठमांडू जो नेपाल है ना, तो नेपाल में इसकी क्या था, एक तरह से हेड क्वार्टर के रूप में है, बस इतना याद रखिएगा, 8 मेंबर हैं। बीमस्टेक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन, है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये 2001 में स्थापित करी गई थी, इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग चाइना में, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए। इसके बाद ब्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिक्स जो कि 2008 में ये बना था, संघाई में इसका हेडक्वार्टर के रूप में है, और इसके बाद 11वां मेंबर के रूप में कौन, इंडोनेशिया बन गया है, बस भारत भी उसका है ना। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये पूरा नाम है उनका। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम, आप जानते होंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो स्टार्ट करी गई थी 1961 में। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया दो ध्रुव में बट गया था, दो पोल में बट गया था, तो पंडित नेहरू के लीडरशिप में आप देखिएगा अफ्रीका और एशिया के जितने कंट्रीज जो कि ब्रिटेन के गुलाम थे, यूरोपियन कंट्रीज के, उनसे एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया और बोला गया कि नहीं रे भाई मेरे, हम न तो रशिया यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, न तो अमेरिका की तरफ जाएंगे, हम लोग एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, हम लोग दोनों ध्रुव की तरफ नहीं झुकना चाह रहे हैं। और इसी को ध्यान में रख करके आप देखिएगा, नैम
की स्थापना करी गई थी नॉन अलाइन मूवमेंट के रूप में। तो 1961 में स्थापित करी गई थी, जकार्ता हेडक्वार्टर है और 120 मेंबर इसके एट प्रेजेंट। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 में स्थापित करी गई थी लंदन, और इसमें 56 लोग हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग G15 की बात करिए, जेनेवा इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो UNHCR 1950 में स्थापित हुई और जेनेवा इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2006 में स्थापित हुई, चूंकि आपको पढ़ना भी है, यूनाइटेड मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आप पढ़ते हैं 1948 वाला, तो आपके इसके संदर्भ में इसको कनेक्ट करके आप पढ़ते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2006 में, जो कि इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ रेजा सूर्योडीपुरु, 47 इसके मेंबर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बार पूछा हुआ है, जेपीएससी ने पूछा हुआ है, 1961 में स्थापित करी गई थी और 150 मेंबर है और लंदन इसका हेडक्वार्टर के रूप में, ठीक। इसके अलावा मैं थोड़ा देर पहले बात करी थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में, जिसका कॉन्सेप्ट 2015 में आया पेरिस कन्वेंशन के बाद, ठीक है। और जिसमें कि पूरे जो इक्वेटर के दोनों तरफ जो रहने वाले कंट्रीज है, जिनके पास सालों भर एक तरह से क्या पड़ती है, उनको सौर विकिरण सोलर रेडिएशन आती है, तो उनको सौर ऊर्जा को डेवलप करने में उनको आगे आना होगा, क्योंकि आप देखोगे पेट्रोलियम या फिर अलग अलग जो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जीवाश्म ईंधन है, वो आज न कल समाप्त होने को हैं, क्लियर। तो ऊर्जा संकट बहुत बड़ा एक तरह से सामने आ रहा है पूरे दुनिया के देशों को। तो इंटरनेशनल सौर जो अलायंस है ISA 2015 में स्थापित हुई, गुरुग्राम यानी हरियाणा में, ध्यान रखिएगा, है ना, गुरुग्राम यानी हरियाणा में इसकी एक तरह से गुड़गांव जिसको पहले कहते थे वहीं पर हेडक्वार्टर है, और 107 इसके मेंबर हो चुके हैं, बस ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की अब थोड़ा बात कर रहे हैं कि पूरे एक साल में कौन कौन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए जहां से आपके क्वेश्चंस एकदम पक्का बनेंगे ही बनेंगे, क्लियर। अब देखिएगा प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन के रूप में 20वां शिखर जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, एक क्वेश्चन भी पूछा था 14 जेपीएससी में, देख रहे हैं 14th जेपीएससी में यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ था। आप अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप मिला लीजिएगा। क्या पूछा था कि जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था लेटेस्ट, वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, कहां हुआ था, ऐसा पूछा था क्वेश्चन। तो G20 का 20वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ दक्षिण अफ्रीका में केस जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये आप समझ गए कब हुआ था भाई मेरे, ये 2025 में 22-23 नवंबर को, ठीक, ये आप समझ गए। इसके बाद 20वां इसका थीम क्या था, एकजुटता समानता सतत विकास, भारत के प्रधानमंत्री जी प्रतिनिधित्व किए थे। 19वां जो सम्मेलन हुआ है ना, रियो डी जेनेरियो, 19वां हुआ, ये हुआ था ब्राजील में 2024 में, और 21वां अमेरिका में होगा इसी साल, ये याद रखिएगा। तो आप तीनों याद रखिएगा। 24 में कहां हुआ, ब्राजील में 2024 में। 25 में कहां हुआ अभी, तो 25 में हुआ दक्षिण अफ्रीका में, जो अभी 2025 जो बीता। 26 में होने वाला है वो कहां होगा, अमेरिका में, याद रखिएगा। जब 26 में अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर इस पूछ दे कि 26 में कहां होगा तो अमेरिका में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद जैसे मान लो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में लेटेस्ट जो ब्रिक्स का हुआ, ये कहां हुआ भाई मेरे, तो ये हुआ था आपका ब्राजील में ही, ध्यान रखिएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। G20 का दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन इनका हुआ था ब्राजील में, ये आप याद रखिएगा, क्लियर। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं लूला दा सिल्वा, बस इतना ही याद रखिएगा, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो अध्यक्ष एक तरह से राष्ट्रपति ब्राजील के। इसके अलावे इसके पीछे 25 में कहा हुआ, तो 16वां, तो 25 में कजान रूस और 26 में भारत में। अभी जो आप जाओगे एग्जाम देने बैकलॉग का संडे को, तो ध्यान रखना अगर 26 का पूछ दे तो अभी भारत में ही हो रहा है ना, अभी भारत में ही हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रूस का ब्रिक्स का सम्मेलन 18वां सम्मेलन, ये याद रखिएगा, 18th सम्मेलन। इसके बाद G7 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, अगर हम लोग बात करें लास्ट में, तो कनाडा में हुआ था, बस इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद COP30, तो VVI है ना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस, है ना, क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ये COP30 कहते हैं। कॉप का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो सदस्य राष्ट्र होते हैं ना, उनसे मिलकर के जो ग्रुप बनता है उनको कॉप कहा जाता है। तो ये ब्राजील में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, है ना।
यानी कॉप 30 ब्राजील के बेलम शहर में हुआ था 2000 कहां पे, एक तरह से 24 में। क्लियर, आप समझ गए होंगे। इसके बाद कॉप जो हाँ कॉप 29 यानी एक साल पीछे 24 वाला कहां हुआ था, 24 वाला हुआ था, ये हुआ था बाकू अजरबैजान में, और 31 वाला जो 26 में होना है वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे याद रखिएगा कि 2026 में कहां होगा, 2026 में होगा ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। 25 में कहां हुआ था, 2025 में आप देखिएगा ये हुआ था बाकू एक तरह से, है ना, सॉरी कहां हुआ था, ब्राजील में हुआ था ये 25 वाला, और 24 वाला हुआ था अजरबैजान में। तीनों आप याद रखिएगा, तीनों डेटा अच्छे से याद रखिएगा। कॉप 2025 कहां हुआ था ये याद रखिएगा बढ़िया से, इसको VVI कर लीजिएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए ब्राजील में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा, इसका 78वीं जो 2025 में हुआ वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। बस इतना ही याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट और क्या आपको याद रखने की आवश्यकता है, इसमें वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व शिखर सम्मेलन पुरी में उड़ीसा में हुआ था। इसके बाद 47वां आसियान कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, ये आप याद रखिएगा। नेटो का लेटेस्ट जो हुआ 35वां, ये लेटेस्ट जो हुआ 2025 में, ये हुआ था आपका नीदरलैंड में, याद रखिएगा। बस 35वां यानी लेटेस्ट जो नेटो का सम्मेलन हुआ था नीदरलैंड में, वो नीदरलैंड में संपन्न हुआ, बस याद रखिएगा। और 26 में जो होगा वो अंकारा एक तरह से टर्की में, ये याद रखिएगा। क्लियर, बस इसके अलावे और क्या आपको, हाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका जो 2025 में हुआ ये भारत मंडपम नई दिल्ली में, बस इतना ही याद रखिएगा। जिसमें थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये वाला एकदम VVI है, भारत के संदर्भ में अगर कोई घटना घटित है तो जरूर अच्छे से उसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर, वो क्या भाई मेरे, भारत मंडपम में हुआ था, और थीम था एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। बस ठीक है। SCO का बैठक जो है वो एक तरह से चाइना में संपन्न हुआ, भारत के प्रधान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे। चलिए अब इसके अलावे और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में संपन्न हुआ, बस इतना ही याद रखिएगा 2025 में। क्लियर, और क्या क्या चीज याद रखना है, 18वां, हाँ ये वाला जरूर याद रखिएगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये भुवनेश्वर में हुआ था, ध्यान रखिएगा 8 से 10 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आपको पता है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो उन्हीं की याद में ये भारत सरकार के द्वारा एक तरह से मनाया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। 2003 से ही लगभग मनाया जा रहा है। तो आप देखोगे कि 78वां जो प्रवासी भारतीय दिवस ये भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ था इस साल 2025 में, बस इतना याद रखिएगा, 18वां था। और इसके पीछे 2 साल पहले 2023 में आप देखिएगा तो इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां सम्मेलन किया गया था, बस इतना ही आप याद रखिएगा। क्लियर, इसके अलावा युवा प्रवासी भारतीय दिवस ये भी वहीं पे एक तरह से। क्लियर, चलिए और क्या क्या, ई गवर्नेंस विशाखापत्तनम में 28वां, पुस्तक मेला भारत मंडपम में, जानते हैं विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में हमेशा लगता ही रहता है, ठीक है। हाँ ये वाला याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 9वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है ना, अहमदाबाद गुजरात में, JPSC यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर, कि 9वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन ये 2025 वाला था, ये कहां हुआ था, तो याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात में, बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावे अर्थ समिट 2025 जो हुआ ये हुआ गुजरात में, अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन जो होता है ये हुआ गुजरात में गांधीनगर, ठीक, बस इतना ही याद रखिए। और क्या क्या याद रखने की आवश्यकता है आपको, अलग अलग सम्मेलन महत्वपूर्ण मैं अभी बता दिया, ये जो ऊपर में जो डिटेल्स में पढ़ाया उसी के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा पॉइंट वाइज अलग से लिखा हुआ है। क्लियर, चलिए अब आ जाइए दिन तिथियां, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इसी बार देखिएगा 14 JPSC ने एक क्वेश्चन पूछ दिया था कैंसर दिवस के रूप में, ठीक है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जानना चाहिए आपको। क्लियर, क्या क्या जनवरी में कुछ कुछ फैक्ट है, एकदम पक्का यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसको स्किप मत करना, अच्छे से देख लेना आप लोग। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जानते हैं, ठीक। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस
और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उनमें मनाया जाता है। क्लियर। 25 जनवरी को, चूंकि आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी, तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी तो जान ही रहे गणतंत्र दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम लोग फरवरी की बात करें तो फरवरी में देख लो, जैसे उर्वर भूमि दिवस, तो फरवरी को एक तरह से 2 फरवरी मतलब आर्द्र भूमि इसको आप कह सकते हो, वेटलैंड है ना, आर्द्र भूमि। वेटलैंड यानी आपको पता है रामसर के बारे में बता चुका हूं पहले भी। 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पे वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को लेकर के पूरी दुनिया के देशों ने एक साथ मिलकर के और बैठक की थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ठीक है। तो वेटलैंड्स डे के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी के रूप में विश्व कैंसर दिवस। एक क्वेश्चन 14th जेपीएससी में पूछ लिया था। ठीक है। 14th नहीं, आई थिंक जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ था पिछला, है ना, 10 मई को, उसमें पूछा हुआ था, देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहां से तो इसको स्किप नहीं करिएगा। इसके बाद 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, विज्ञान दिवस 18 फरवरी। मार्च की अगर हम लोग बात करें तो मार्च में आप देखिएगा विश्व वन दिवस, विश्व वन जीवन दिवस 3 मार्च को। ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में आप देख लीजिए क्या क्या चीज आपको याद रखना चाहिए। एक तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए यहां से। ठीक है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती या फिर समानता दिवस के रूप में, विश्व विरासत दिवस के रूप में 18 अप्रैल, ये याद रखिएगा। ठीक। मई, अब मई में अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को होता है, जानते हैं आप, है ना। इसके बाद और क्या आपको याद रखना है मई में? कुछ नहीं। जून में याद रखिएगा, कई बार पूछे गए हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया में। और 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के रूप में। ठीक है, आप समझ गए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको मैंने बता दिया। जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई में खासकर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चूंकि अभी जनगणना चल रहा है तो आपको ये सब जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगस्त की बात करें हम लोग तो अगस्त में एक तो कि आप याद रखिएगा 15 अगस्त सबको पता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, और 29 अगस्त को, जो कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ध्यान रखिएगा, खेल से संबंधित 29 दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद की जयंती है। हमेशा उसी दिन देखिएगा खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर की बात करें तो सितंबर में एक तो देखिए जेपीएससी ने पूछा था पिछले बार, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको पता है, क्योंकि 16 सितंबर को ही 1987 आई थिंक, हाँ, ओजोन को कंट्रोल करने, मतलब एक तरह से संरक्षित करने के लिए, चूंकि ओजोन जो लेयर है वहां से ओजोन अंटार्कटिका के पास ओजोन जो होल हो गया, जहां से पारावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं जिनसे कैंसर वगैरह होती हैं, उनको रोकने के लिए एक तरह से वहां पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब सम्मेलन किया गया था। तो इसी को ध्यान में रखकर याद में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जानते होंगे आप लोग, है ना। सामाजिक न्याय दिवस वी रामास्वामी का जन्म दिवस के रूप में 17, ठीक है, सितंबर। अक्टूबर की बात करें हम लोग तो एक तो 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जानते होंगे। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल जयंती या फिर इंदिरा गांधी की जो पुण्यतिथि है, इनसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर। नवंबर की बात करें तो नवंबर में क्या क्या चीज आपको याद रखना चाहिए? एक तो आपको याद रखना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जी काफी जोर दिए इस पर, और
यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस, आप चूंकि जेपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2021 से ही देखिएगा सरकार ने स्टार्ट करी, भारत सरकार ने बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। क्लियर? और आप देखोगे जनजातियों की गौरवपूर्ण गाथा को एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए स्टार्ट करेगी। तो आपको जानना चाहिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को। क्लियर? इसके बाद आप देखोगे 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर, ठीक है। संविधान दिवस तो जानते हैं 26 नवंबर को, है ना। दिसंबर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछे गए यहां से, है ना। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में। इसके बाद और क्या याद रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, कई बार 10 दिसंबर को पूछे गए। इस बार भी 14 जेपीएससी में पूछा गया था। आप सोच लो, ये पूरा जो मैंने आपको एक टेबल बताया, उस टेबल से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार जेपीएससी ने पूछा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो आपको पता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको जानना चाहिए। चलिए, अब इसके अलावे आपको और क्या क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो 10 फरवरी को 2026 को विश्व दलहन दिवस के रूप में एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को, एक कुछ डेट हैं जो आपको याद रखना चाहिए। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि, अभी मैं बात कर रहा था आपको, ठीक है। इसके अलावे 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बता चुका हूं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बता चुका हूं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में, ये भी आपको मैं बता चुका हूं, आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, है ना, ये अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर यहां तक? इसके अलावे सितंबर की मैंने बात करी, 26 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में ये भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पूरा का पूरा जो पिछले बार जो स्लाइड था डिटेल्स में यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है। विश्व, आई थिंक ये सारे के सारे डेटा आपको याद रखना चाहिए। हाँ, अब यहां देख लीजिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में, बाजरा वर्ष का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में, मिलेट मतलब होता है मोटे अनाज, तो मोटे अनाज को एक तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, मिलेट को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर काम किया और भारत सरकार ने भी स्कीम्स जारी किए, झारखंड सरकार ने भी एक तरह से चलाया, ठीक है, इसको प्रोडक्शन करने के लिए श्री अन्न योजना, श्री। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा दिवस 2023 में यूएनओ के द्वारा एक तरह से मनाया गया था। मिलेट, मिलेट यानी मोटे अनाज, ठीक है, यहां से क्वेश्चन एक पूछे ही जाते हैं, ठीक है, मिलेट। इसके बाद 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वंशी वर्ष के रूप में। 25 की बात करें तो इनमें कई विषय हैं, 25 वाला जरूर याद रखिएगा, क्या क्या। एक तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान से संबंधित है पहला, दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हिमनदों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। 3 को पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा 2025 में, जहां पे यूएनओ के द्वारा एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 वाला जरूर याद रखिएगा, लेटेस्ट, क्योंकि 23 वाला पूछा है जेपीएससी ने, ठीक है, 11 जेपीएससी में, ठीक। और 26 की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान और चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये 2 थीम याद रखिएगा। तो 25 वाला याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से क्वांटम विज्ञान के संदर्भ में, विज्ञान और हिमनद के संरक्षण, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, इंटरनेशनल को ऑपरेटिव के रूप में, ये 3 फैक्ट जरूर आप याद रखिएगा 2025 के संदर्भ में, और 26 के संदर्भ में 2 फैक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर? चलिए यहां से आपके क्वेश्चन। अब आइए जल्दी से फटाफट सूचकांक, रिमोट और रैंकिंग में ये फैक्ट याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है। एक तो जारीकर्ता यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है ना, मल्टी डायमेंशनल, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं इसको, किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। सबसे इसमें जारी करता, अब देखो राष्ट्रीय बहुआयामी की बात करें तो ये जारी करता है नीति आयोग, राष्ट्र के स्तर पे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब इसमें सबसे गरीब राज्य बताया गया है बिहार को, ठीक है, सबसे गरीब राज्य, ठीक है, और सबसे कम गरीब राज्य बताया गया है केरल को,
ये आप याद रखिएगा दोनों फैक्ट को। पहला, दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि 2015-16 से लेकर के और 19 से 21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये आप समझने की कोशिश करिएगा, यानी 5 सालों के अंदर में, है ना, 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच का जो दौर है, इनमें 13.5 करोड़ गरीब लोग बाहर आए। ये आप याद रखिएगा, घट गया है। इसके बाद आप देखिएगा 19.28% गरीबी, ग्रामीण गरीबी रह गई है और शहरी गरीबी जो है 5.27 यानी 27% कह लीजिए आप। ठीक, ये आप याद रखिएगा जरूर। ठीक, ये तो आप समझ लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा एसडीजी जो इंडिया सूचकांक रिपोर्ट ये जारी करता है नीति आयोग, और नीति आयोग के द्वारा आप देखिएगा कि ये 4th एडिशन जुलाई 2024 में जारी किया। ये लेटेस्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके पहले नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट जारी कर चुके हैं और ये 4था एडिशन है जिसमें कि एसडीजी इंडिया रिपोर्ट के रूप में जारी किया जाता है। एसडीजी इंडिया का मतलब अलग अलग राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इसलिए जारी की जाती है ताकि अलग अलग राज्यों की क्या क्या कंडीशंस हैं और ओवरऑल फिर से एसडीजी को अचीव करने के लिए भारत सरकार इस पे काम करती है। इसमें शीर्ष राज्य है, ये वाला जरूर फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि 7th जेपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा, है ना। 7th जेपीएससी में यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा, 7 to 10th में। तो केरल और उत्तराखंड का स्कोर सबसे हाईएस्ट है। केरल और उत्तराखंड 79, यानी आउट ऑफ 100 में केरल और उत्तराखंड ने 79 स्कोर करके शीर्ष पर हैं। और केंद्र शासित, अगर शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ है। बिहार का रैंक सबसे अंतिम है, 57 है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आर्थिक राजकोषीय सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो ये वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा एक तरह से जारी किया जाता है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा, ये आप समझ लीजिए। नीति आयोग का प्रथम वित्तीय सूचकांक 2025 में अरविंद पनगड़िया के द्वारा, जो कि 16वें वित्त आयोग के चेयरपर्सन है, इनके द्वारा जारी किया गया, जिसमें कि नीति आयोग का प्रथम जो वित्तीय सूचकांक स्वास्थ्य का जो है, जिनमें उड़ीसा प्रथम स्थान पे, ध्यान रखिएगा, है ना, ये आप याद रखिए। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एसडीजी जो प्रदर्शन है, जिसमें FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और एक केरल इसमें प्रथम स्थान पे, ध्यान रखिएगा, केरल। ठीक, इसके बाद आप देखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण नवा जो संरक्षण है आवास एवं शहरी जो कार्य मंत्रालय उनके द्वारा जारी किया जाता है। सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर 8वीं बार, है ना, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जो इंदौर है वो 8वीं बार एक तरह से स्वच्छता मतलब सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल किया है नीति आयोग के द्वारा। अब इसके अलावा निर्यात और शासन प्रदर्शन नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु पहले स्थान पे। स्वच्छ वायु पुरस्कार देखिएगा, इसमें आपका सबसे ज्यादा इंदौर का एक तरह से है। राष्ट्रीय गवर्नेंस में स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम महाराष्ट्र में है, जिसको मिला है। रोहिणी ग्राम याद रखिएगा कहां पे, महाराष्ट्र में है स्वर्ण पुरस्कार। ठीक, अब देख लीजिए इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग सूचकांक हैं और अलग अलग उसके जारी करता है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा। स्विट्जरलैंड इसका प्रथम स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये कई बार पूछे गए हैं और ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा आइसलैंड इसका प्रथम स्थान है। समझ गए? इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें आप देख लो ये जारी किया जाता है HDSN के द्वारा और फिनलैंड फर्स्ट स्थान पे। मानव विकास रिपोर्ट ये VVI है, VVI UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो भारत का रैंकिंग है देख लीजिए, ये वाला जरूर याद रखिएगा, 130वां। ठीक है, भारत का जो रैंकिंग है 130वां है, किसमें? मानव विकास रिपोर्ट में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जो कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 130 रिपोर्ट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद मानव विकास सूचकांक 2023-24 में अलग था। खैर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बड़ा न्यूज में था। क्यों? क्योंकि हमारे CM साहब जो हैं पूरे प्रतिनिधि के माध्यम से वो गए हुए थे यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है, तो बड़ा न्यूज में था, तो आपको अच्छे से जानना चाहिए। क्लियर दोस्तों? भारत का रैंक आप देख लीजिए 129वां है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। एनर्जी
जिशन इंडेक्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और 71वां। बस भारत का कितना अंक है, भारत का रैंक क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाए, तो बस इतना ही आपको याद रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें सतत विकास रिपोर्ट की, तो इसमें भारत का 99वां स्थान है। ठीक है, और क्या क्या विश्व प्रेस में आप देख लो, ये अलग अलग डेटाज हैं, मतलब अलग अलग रैंक है, उन्हीं के माध्यम से आपको जानना चाहिए। अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत मैं स्लो इसको पार कर रहा हूं, ताकि यहां से एक क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर पकड़ा ही जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप जल्दी से गेम की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या खेल 33वां जो पेरिस ओलंपिक हुआ, 33वां से नाम ही आपको पता है कि जो 33 जो हुआ गेम है ना, 33वां ओलंपिक, ओलंपिक बोलते हैं। ये जो गेम हुआ ये कहां पे हुआ, आयोजन हुआ था पेरिस में, फ्रांस में। ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये 2024 की कहानी। ठीक है, 33वां, ये आप समझ गए, बस इतना ही याद रखना है। इसमें और क्या याद रखना है कि भारत की तरफ से, ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से पीवी सिंधु और शरद कमल की द्वारा एक तरह से प्रतिनिधित्व किया गया था, दो लोगों के द्वारा, पीवी सिंधु और शरद चंद्र के द्वारा। ये आप समझ गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, समापन में मनु भाकर थी, ये आप समझ लीजिए, बस इतना ही याद रखना है। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था, और अमेरिका प्रथम स्थान रहा अमेरिका का। भारत का रैंक 71वीं, कुल पदक 6 जीता। ये ओलंपिक गेम की बात कर रहा हूं जो 33वां हुआ था। ठीक है, समझ गया। नीरज चोपड़ा साहब रजत और मनु भाकर कांस्य, ये दो लोगों के बारे में बात बता दी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, 5वां खेलो इंडिया विंटर जो गेम हुआ लेह लद्दाख में हुआ था 2025 में। ठीक है, कहां पे, लद्दाख में हुआ था, बस इतना ही आपको याद रखना, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 4th महिला प्रीमियर जो लीग हुआ था WPL, ठीक है, वो हुआ था मुंबई और बड़ोदरा में, बस इतना याद रखना है। अब आइए 38वां राष्ट्रीय गेम, यहां से क्वेश्चन एक पूछा हुआ था। ठीक है, यहां से ये उत्तराखंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना, उत्तराखंड में जो 2025 में 38वां राष्ट्रीय गेम हुआ, ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा था कि भारत, झारखंड ने कितना पदक जारी किया, कमाया था, तो 25। ये जेपीएससी में पूछा था क्वेश्चन कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ उसमें झारखंड के द्वारा कितने टोटल जो पदक थे वो एक तरह से प्राप्त किए गए थे, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जेपीएससी ने पूछा है, तो आपसे आपको जानना चाहिए। और मैंने चूंकि झारखंड का भी मैंने मैराथन लिया है, झारखंड करंट अफेयर्स का, तो अगर जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को भी जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत डिटेल्स में 3 घंटे की क्लासेज में पूरा का पूरा किया है। और अंतिम समय में इसीलिए मैं करा रहा हूं ताकि जब आप जाएं, है ना, 17 मई को जब बैकलॉग एग्जाम आप देने जाएं, तो आपके हाथ से मतलब करंट के एक भी क्वेश्चन न छूटे, इवन की स्टैटिक के भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए इसके बाद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत और श्रीलंका में आयोजन किया गया था। ठीक है, विजेता भारत रहा था, बस इतना ही याद रखिएगा, बहुत ज्यादा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि इस बार क्वेश्चन पूछा था कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ था, ये जनवरी में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 14 जेपीएससी में, आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद फ्रेंच ओपन कब हुआ, किसके द्वारा, ये आप एक बार डेटा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको इसमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर दोस्तों, अब T20 विश्व कप जो भी चल रहा है, भारत श्रीलंका, है ना, 10वां T20 विश्व कप। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है भाई साहब, ये आप जान लीजिए। चलिए अब 34वां जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होगा, ये 2028 में यूएसए में होगा, ध्यान रखिएगा। 33वां तो हो चुका है, ठीक है, पेरिस में, फ्रांस में मैंने बता दिया। 34वां कहां होगा, यूएसए में, ये आप याद रखिएगा अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मैंने बता दिया। 38वां मैंने बता दिया गेम उत्तराखंड में हुआ था, और 39वां जो गेम होगा ये मेघालय में होगा, ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों फैक्ट को अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब चलिए और कुछ है। 13वां जो आईसीसी क्रिकेट हुआ था, है ना, वर्ल्ड कप, तो उसमें कि ऑस्ट्रेलिया जीता था, उप विजेता भारत रहा था, जानते होंगे आप लोग। फाइनल कहाँ हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अलग अलग ये शुभंकर है खेल कूद का, तो इससे भी क्वेश्चन खासकर झारखंड वाला जब रहेगा उससे आपसे पूछे जाएंगे, बाकी आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। सुल्तान अली, हाँ, गेम से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
खेलो इंडिया जयपुर राजस्थान में 2025 में जो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के रूप में जयपुर, ये आप याद रखिएगा। कबड्डी जो महत्वपूर्ण है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, बाकी जो महत्वपूर्ण नहीं है उस पर मैं नहीं बात करूंगा, है ना। अब चलिए यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे? एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये 2024 में जो दिया गया, ये देख लीजिए शतरंज के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, शतरंज के डी गुकेश, है ना। और ये डी गुकेश साहब को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया गया, ठीक है। इसके अलावे हरमनप्रीत सिंह हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, इनको भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स। और इसके अलावा प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हो गए, और मनु भाकर जो कि निशानेबाजी हैं एक तरह से, उनको भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स। ये ध्यान रखिएगा, चारों लोगों को 2024 का, है ना, ध्यानचंद अवार्ड दिए गए, एकदम अच्छे से याद रखिएगा इसको। इसके बाद अर्जुन अवार्ड 2024, आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में, ठीक है। अगर आप 14 जेपीएससी दिए होंगे, 14 जेपीएससी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप बैकलॉग दिए होंगे, ठीक है, अगर आप बैकलॉग दिए होंगे तो बैकलॉग 2023 वाला, तो इसमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। आप मिला लीजिएगा। अर्जुन अवार्ड जो है सलीमा टेटे को दिया गया था, झारखंड की एक बहुत बड़ी एक तरह से हॉकी प्लेयर रही और कैप्टन भी रही, सिमडेगा की रहने वाली हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए और कुछ आपको याद रखना चाहिए, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितना दिया, खैर यहाँ से क्वेश्चन नहीं लगभग पूछे जाते हैं, तो मैं उतना नहीं आपको बताऊंगा। नोबेल पुरस्कार 2025 अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या? एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, मैरी इब्रेनकोव, है ना, राम्सडेल और साकागुची। भौतिकी में भी 3 लोगों को, रसायन में भी 3 लोगों को। आपको क्या याद रखना है? 2 चीजों को याद रखिएगा, हमेशा जेपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है, एक तो शांति वाला, दूसरा साहित्य वाला। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एक एक ही व्यक्ति को दिया गया है। तो शांति वाला मारिया कोरिना, है ना, कोरोना से याद रखिएगा, 2025 वाला शांति के लिए, कोरोना आ गया तो शांति चाहिए ना, तो मारिया कोरोना को दिया गया वेनेजुएला के। और साहित्य में एक तरह से लास जलो क्रास्नाहोरकाई, हंगरी की जो है ना, इनको दिया गया है साहित्य में। 2 मेरे अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा, बाकी आप चाहें तो पूरा का पूरा ही आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आइए मिस यूनिवर्स 2025, ये फातिमा बोस मैक्सिको की हैं, इनको दिया गया है 2025 में मिस यूनिवर्स का जो खिताब है एक तरह से वो फातिमा बोस को दिया गया है, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स 2025 सैरी सिंह को। मिस यूनिवर्स इंडिया की बात करें तो मनिका विश्वकर्मा, और मिस वर्ल्ड 2025, है ना, ये दिया गया है उपल सुछाता। फेमिना मिस 2024, तो इस तरह से कई बार पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसके अलावे 67th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, आप देखिएगा यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए रेमन मैग्सेसे से, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार हैं, ये एजुकेट गर्ल्स भारत की पहला भारतीय संगठन को एक तरह से दिया गया, और शाहीन अली मालदीव के हैं, उनको एक तरह से। इसके अलावे पद्म पुरस्कार में आप देख लीजिएगा बहुत लोगों को दिया गया है, ठीक है, पद्म पुरस्कार में, जिसमें कि धर्मेंद्र सिंह देओल, जो कि धर्मेंद्र साहब बॉलीवुड के एक्टर रहे, मर गए, उनको दिया गया, ठीक है। कला के क्षेत्र में केटी थॉमस को दिया गया, यानी 5 व्यक्ति को दिया गया, बस इतना याद रखिएगा, पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं। आपको ये वाला जरूर याद रखना है, क्या? क्योंकि झारखंड के शिबू सोरेन जी को, इनको मरणोपरांत एक तरह से पद्म भूषण से सम्मानित किया, टोटल 13 लोगों को दिया गया। क्योंकि शिबू सोरेन जी काफी न्यूज में रहे, उनकी डेथ हो गई, बहुत बड़े झारखंड के पर्सनालिटी रहे, जिनको दिशोम गुरु के रूप में जाना जाता है। तो शिबू सोरेन जी को भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में आप देखिएगा अलग अलग चीजों को दिया गया है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिल्म फीचर अवार्ड्स इस तरह से पूछ दिया था 14 जेपीएससी में, ठीक है। तो यहां से भी पक्का आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल जो आया था हिंदी में वो है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म एक तरह से कथल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, है ना। और सर्वश्रेष्ठ, खैर और क्या क्या याद रखना चाहिए आपको? साहित्य अकादमी अवार्ड पार्वती तिर्की, याद रखिएगा, एक 2025 में भी आई है भाई मेरे, बता रहा हूं आपको। झारखंड के संदर्भ में पक्का जेपीएससी से यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025,
जो कि हिंदी में पार्वती तिर्की, ये इनको दिया गया है काव्य संग्रह फिर उगना। काव्य संग्रह का नाम क्या है? फिर उगना, उन्हीं के लिए दिया गया है, ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, 97 ऑस्कर पुरस्कार अनोरा फिल्म को दिया गया है, बस इतना याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार देखिएगा ये दिया गया है, एक तरह से लोक सेवा है ना, कविता सुराना, खैर एनीवे। फीफा जो कि फुटबॉल से संबंधित है, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के लिए अलग से दिए गए हैं, महिला के लिए, पुरुष के लिए अलग अलग दिए गए हैं। पुरुष खिलाड़ी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया जसप्रीत बुमराह को भारत के संदर्भ में, ये याद रखिएगा, जो झारखंड से संबंधित। टेस्ट क्रिकेटर में भी आप देखिएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया है, दोनों प्लेयर को। महिला में क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को दिया गया। ये सब फैक्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई मेरे, ठीक है। चलिए, और सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद हॉकी इंडिया पुरस्कार की बात करें हम लोग, तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को दिया गया है, और पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, ये आप समझ गए। अन्य महत्वपूर्ण की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जानते होंगे। व्यास पुरस्कार ये इनको दिया गया सूर्यबाला को, और इंदिरा गांधी निरस्त्री पुरस्कार ग्रीसा माचेल को दिया गया 2025 का। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास से संबंधित, ठीक है, पुरस्कार, ये आप समझ गए। इसके अलावे अगर हम लोग बात करें, इधर पूरा डिटेल्स में आपको समझा चुका हूं कि कौन किस पद पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि लेखिका को दिया जाता है, एक तरह से ऑथर को दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में। क्लियर दोस्तों। इसके अलावे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त पुरस्कार, चूंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जी को अलग अलग देशों में उनके अभियान के बाद जब वो जाते हैं तो उनको अलग अलग कंट्रीज के द्वारा उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, तो उनके द्वारा भी एक तरह से दिए जाते हैं। तो आप जानना चाहिए आपको, 2025 में ओमान का ऑर्डर पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद 2025 में ही इथोपिया का ग्रेट ऑनर मेडल दिया गया प्रधानमंत्री जी को इथोपिया से, और इसके बाद नामीबिया में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट व्हेल विथ चिया मिराबिलिस। इसके बाद ब्राजील में दिया गया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन त्रिडान एंड टोबैगो का, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना से, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर मकारियोस थॉट यानी साइप्रस से। तो आप इसमें देखिए बहुत सारे कंट्रीज का नाम ऑलरेडी है, ये आप कर सकते हैं। जिनमें कंट्री का नाम नहीं समझ में आ रहा है उनको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब देखिए समाचारों में कुछ चीजें रही हैं आपके जानना चाहिए, जैसे क्या क्या समाचार में रहा, तो लाहौल और स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है ना, ये बड़ा न्यूज में रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, समाचारों में रहा था। दूसरा, तेलंगाना हैदराबाद, ये इसरो ने उपग्रहों के लिए एआई डेटा लॉन्च किया, ये भी न्यूज में रहा। केरल जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में इसरो ने स्पेस पार्क का विस्तार किया, ये भी न्यूज में रहा। हिमाचल प्रदेश आप समझ गए, पूर्ण साक्षरता फोर्थ, त्रिपुरा मिजोरम गोवा के बाद पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया गया है, ये आप जरूर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में, ठीक है। ग्रीन सिटी, ग्रीन स्टील पार्क, पूर्वी भारत का ग्रीन स्टील पार्क रांची में, ये पक्का पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। पूरे पूर्वी भारत का एक तरह से आप सोच लो, ग्रीन स्टील पार्क का उद्घाटन रांची में किया गया है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इधर इन और बहुत सारे अलग अलग लोग मतलब न्यूज में रहे, ठीक है। चलिए, कांडला बंदरगाह अहमदाबाद गुजरात, चलिए, तो आपको यहां से अच्छी तरह से याद रखना चाहिए जो लोग कंटिन्यू न्यूज में रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है उस पर मैं बात कर देता हूं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। समाचार में व्यक्ति की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग रहे हैं न्यूज में, जैसे ये देखिएगा आस्था पूनिया, ये भारतीय नौसैनिक की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तो आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या क्या चीज आपको याद रखना है, ठीक है। झारखंड राज्य पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। 2026 में आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप होगा उसमें रोहित शर्मा साहब को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक तरह से बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप
श्रद्धांजलि के रूप में जो लोग गुजर गए नहीं रहे उनके बारे में है। राष्ट्रीय नियुक्तियां के संदर्भ में ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जो लोग हैं महत्वपूर्ण वो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। मंत्रिमंडल से क्वेश्चन नहीं आपको आएगा। हाँ, ऑथर एंड जो बुक्स हैं, बुक्स के जो अलग अलग राइटर्स हैं वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पिछले एक साल में जो ऑथर न्यूज में रहे है ना, जो बुक्स लिखे, तो इसमें बंदारू दत्तात्रेय जो है इन्होंने लिखा है एक कथा, एक आत्मकथा जनता की कहानी, याद रखिएगा। साक्षी मलिक विटनेस नामक की बुक लिखी है। इसके अलावे और क्या क्या चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है। मनोज वाजपेयी साहब, द डेफिनिटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे के द्वारा उनका नाम पर लिखा गया है। इसके बाद एम.ए. स्वामीनाथन साहब गुजर गए, जिनको कि हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है, ठीक है। तो द मेन हु फेन प्रियमदा जय कुमार के द्वारा दिया गया है। बस इतना ही याद रखिए, बाकी इधर बहुत सारा चीज है, कितना आप याद रखिएगा, है ना। कुछ कुछ चीजों को आपको याद रखना है ना। चलिए ये आप देख लीजिएगा, अलग अलग इधर देख लीजिए शासन नीति, अलग अलग पॉलिसीज क्या हैं उनके अलग अलग। आई थिंक आपका ये विजिबल होगा, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावे अगर हम लोग बात करें और क्या क्या न्यूज में जो कि आपको जानना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐप एंड पोर्टल्स देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस एकाध में भी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं के बराबर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैं बहुत धीरे धीरे स्लाइड को आगे कर रहा हूं, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, विविध समसामयिकी के अंतर्गत आप देखोगे भारत का पहला बंदरगाह बन गया है वीओ चिदम्बरम, ठीक है, पोर्ट। तो इसको याद रखिएगा, अगर रख सकते हैं तो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए, और क्या क्या न्यूज में है जो कि आपको जानना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, केरल, है ना। ये न्यूज अच्छे से याद रखिएगा इस फैक्ट को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला स्टेट के रूप में सामने आया है, कौन? केरल। ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नॉमिनेट किया है, ये आप फैक्ट दोनों चीजों को याद रखिएगा। तीसरा, सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो भारत का 107वां नेशनल पार्क के रूप में सामने आया है। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, कहां पे है? उड़ीसा में सिमलीपाल, है ना। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावे जो न्यूज में है वो मैं आपको डिस्कस कर दिया, जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीबी खत्म हो गया, एक तरह से 9 के बराबर गरीबी है वो केरल में है, ये जरूर आप याद रखिएगा, जो लेटेस्ट डेटा है, ठीक दोस्तों। इसके अलावे बाकी ये फैक्ट आप देख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब त्योहार में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 कहां मनाया गया था? नागालैंड में, ये जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से जल्लीकट्टू, जिसमें कि सांडों को दाग करके 2 सांडों को लड़ाया जाता है, तो जल्लीकट्टू, हालांकि उसको बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही, खैर, लेकिन वो तमिलनाडु में एक तरह से मनाया जाता है, फिर से उसको सुधार मतलब स्टार्ट कर दिया था। ये हो गया। इसके अलावा भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में है, ये आप जानते होंगे। इसके बाद भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये कहां पे है? हैदराबाद में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क असम में है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छी तरह से विजिबल हो रहा होगा, तो आप रोक करके इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी वहां 100% था एजुकेशन में इलिटरेसी रेट, लेकिन उनको डिजिटली पूर्ण साक्षर के रूप में घोषित किया गया है, बस इतना आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। हाँ, जीआई टैग के संदर्भ में भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर। क्या क्या? जीआई टैग जो है जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है, जिसमें कि हीरा पन्ना मध्य प्रदेश रिंग या अलग अलग डेटा है। कितना मैं पढ़ूं? बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं पढ़ने लगूं, तो आप अच्छे से इसको एक बार आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को, क्लियर, और पढ़ सकते हैं। इसके अलावे
यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पिछले बार। ये आर्टिकल जब आप पढ़ते हो 44 भारत के संविधान में, तो वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करी गई है, समान नागरिक संहिता, है ना। तो ये लागू करने वाला पहला दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। पहला आई थिंक उत्तराखंड है। एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग चीजों को, ठीक है। दूसरा इसमें कौन बन गया है, हाँ देख लीजिए आ गया। पहला राज्य के रूप में कौन है, उत्तराखंड, मुझे याद था। तो पहला यूसीसी को लागू करने वाला जो स्टेट है दैट इज उत्तराखंड। सेकेंड जो बन गया गुजरात बन गया है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। शहरों के बदले गए हैं नाम, केरलम हो गया है केरल का। एक क्वेश्चन 14 जेपीएससी में पूछ दिया था, कब बनाया गया, सोच लीजिए आप जेपीएससी कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। भारत सरकार ने किस मंथ निर्णय लिया, ये आया हुआ था। केरल का अब नाम केरलम हो गया है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। माउंट आबू का अबू राज, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के हो गया है सेवा तीर्थ। पहले जो पीएमओ होता था प्रधानमंत्री ऑफिस, जिसका अब नाम हो गया सेवा तीर्थ। मनरेगा का नाम जो कि VVI है, मतलब ये पूरा फैक्ट को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। मनरेगा को अब विकसित भारत जी रामजी स्कीम के रूप में जाना जाएगा। और ये 14 जेपीएससी में पूछा हुआ था कि कितने महीने, मतलब कितने दिनों की इनको रोजगार दी जाती है। तो मनरेगा में जहां 100 दिन दी जाती थी, अब वीपी जी रामजी में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी है अनस्किल्ड लेबर के लिए। राजभवन को लोक भवन, यानी जो अलग अलग जगहों पे जो गवर्नर रहते हैं राज्यपाल, उनके भवनों का नाम बदल के अब लोक भवन हो गया है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए और क्या क्या चीज आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समाचारों में चक्रवात रहे, खैर चलिए। हाँ, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे देखिएगा 77वां जो हमने गणतंत्र दिवस मनाया, 77th रिपब्लिकन जो डे हमने सेलिब्रेट किया, तो उसमें हम लोग हमेशा चीफ गेस्ट को बुलाते हैं 2026 में, ठीक है। तो उसमें देखिएगा एंटोनियो कोस्टा, इनको बुलाया गया था, ध्यान रखिएगा। और उर्सुला वान डेर लियोन, यूरोपीय यूनियन के जो चेयरपर्सन है, इन दोनों को संयुक्त रूप से बुलाया गया था। दोनों का नाम याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है रे भाई मेरे, ध्यान रखिएगा। उर्सुला वान डेर लियोन का 14 जेपीएससी का क्वेश्चन आप मिला लेना, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस इस बार जो सेलिब्रेट किया गया उसका थीम था वंदे भारतम, वंदे भारतम, है ना। 150वां वर्षगांठ। सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, महाराष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, याद रखिएगा। इसके बाद ये तो 26 का मैंने बता दिया। 26 में दो लोग, एंटोनी कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन, ये दो लोग 26 का जनवरी में। 25 की बात करें तो प्राबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे, ये आए थे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में 2025 में, जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे रिपब्लिकन डे ऑन 26 जैन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, बस इतना ही याद रखिए, बहुत ज्यादा इसके आगे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। शीर्ष सुपर कंप्यूटर में आप देखोगे अमेरिका का पहला स्थान पे है, एल कैपिटन न्यूज में है। भारत का बात करिए तो ऐरावत सीडैक, ये पहला है। भारत वाला जरूर याद रखना, बाकी याद रखो चाहे मत याद रखो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको आज नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स का मैराथन क्लास लिया। पूरा क्लास को अगर आप अच्छे से देखिएगा तो आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और एग्जाम देने के बाद आइएगा और तब बताइएगा कि सच में कितना क्वेश्चन लड़ा, ठीक है। चूंकि हमारा मार्केट में झारखंड जो मंथन आया था, वहां से 14 जेपीएससी में 22 क्वेश्चन हिट किए थे। तो मैंने झारखंड के भी मैराथन क्लास ले चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। और नेशनल और इंटरनेशनल के संदर्भ में भी मैंने मैराथन क्लास को ले लिया, इसको भी आप देख करके अंतिम बार आप जाइए, है ना। 17 मई को बैकलॉग का एग्जाम दीजिए और इसके बाद आइए आप बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।